दूसरी सुबह जब मैं जागा तो अपने सोने की जगह से चंद गज के फासले पर कुछ खैमे नजर आए। अच्छी तरह याद था कि रात को ये खैमे यहाँ मौजूद नहीं थे, गोया रात ही के किसी हिस्से में ये आबादी हुई है। उसके दरमियान लोग चलते फिरते नजर आ रहे थे और ये देखकर जी खुश हो गया कि वो लोग किसी सफ़ेद मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। लिबास वगैरह इसी अंदाज के थे। मैं अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ चल पड़ा। सामने ही 2 मुकामी आदमी नजर आ रहे थे। मैं उनके करीब पहुंच गया और उनमें से एक ने कहा, तुम लोग कौन सी ज़ुबान समझते हो? मैंने यह सवाल अंग्रेज़ी में किया था तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, क्या तुम मुकामी बाशिंदे हो? हम कोई भी हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता, क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सी बस्ती है? मगर तुम कौन हो? बस एक भटका हुआ आदमी हूँ। ये तोरीसा है, उसने जवाब दिया। अब भला मैं उसे और क्या सवाल करता, उसने मुझे बस्ती का नाम बता दिया था। लेकिन इस सिलसिले में अपने जहन में किसी नई बात को सोच ही रहा था कि खैमे से एक लड़की बाहर निकल आई। अखरोटी रंग के बालों वाली ये खूबसूरत लड़की नौउम्र थी, जीन्स और जैकेट पहने हुए। मुझे देखकर रुक गई और कुछ फासले पर खड़ी होकर मुझे देखने लगी। फिर उसने वहीं से सवाल किया, है कौन है, क्या बात है? सॉरी मैडम, कुछ मालूमात हासिल कर रहा था, मैंने जवाब दिया। ओह माय गॉड, तुम इंग्लिश बोल सकती हो? जी मैडम, मैंने फ़ौरन कहा। प्लीज़ इधर आओ, लड़की ने कहा और मैं उसके करीब पहुंच गया। क्या तुम इन्हीं इलाकों में रहती हो? लेकिन तुम सूरत से तो मुकामी बाशिंदे नहीं मालूम होते। जी मैडम, मैं एक भटका हुआ आदमी हूँ। हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये लोग जो मेरे साथ आए हैं, इनमें सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं जो टूटी फूटी अंग्रेज़ी जानती हैं, बाकी सब अजीबोगरीब ज़ुबान बोलते हैं। क्या तुम? ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अपना नाम बताया और ना तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। लड़की खासी खुश अखलाक मालूम होती थी और इंसानियत से पेश आने वालों में से थी। मैंने सोचा चलो हो सकता है कोई काम की बात ही हो जाए, इसलिए मैंने अपने अंदाज में बड़ी न्याज़बंदी रखी थी। वो कहने लगी, मेरा नाम जेनिफर है, हम लोग सयाह हैं और इन इलाकों की सियाहत के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे डैडी और कुछ और लोग भी हैं। हम इन इलाकों में आकर भटक गए हैं और हमें यहाँ काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्या आप इंग्लिश के अलावा इन मुकामी लोगों की ज़ुबान भी जानते हैं मिस्टर फरजान? मैंने जवाब दिया। थैंक यू मिस्टर फरजान। तो मैं ये कह रही थी कि क्या आप इन इलाकों के बारे में मालूमात रखते हैं और क्या हमें यहाँ के बारे में गाइड कर सकती हैं? अफसोस मैं खुद भी इन इलाकों से नावाकिफ़ हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? वो ताज्जुब से बोली। मैं भटक गया हूँ, मैं भी एक ऐसा ही सयाह हूँ जो रास्ता भटक गया है, मैंने कहा और वो मुस्कुरा दी। दिलचस्प बात है, इसका मतलब है कि आप भी मुकामी लोगों की ज़ुबान नहीं जानते होंगे? जी हाँ, ऐसी ही बात है। तब तो हम एक ही कश्ती के सवार हुए। आइए मैं आपको अपने डैडी से मिलवाऊँ, जेनिफर ने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। दूसरी तरफ घूमा तो कॉफ़ी की सौंधी सौंधी खुशबू नाक से टकराई। अजीब सी ख्वाहिश दिल में पैदा हो गई, लेकिन इस ख्वाहिश को मैंने दिल ही में दबा लिया। दूसरी तरफ एक खैमे के सामने फोल्डिंग कुर्सियों पर कई अफराद बैठे हुए थे। उनमें से 2 उम्र रसीदा आदमी थे, एक उन्हीं की हम उम्र औरत थी, 3 जवान आदमी थे। जेनिफर के अलावा चंद लड़कियां और भी थीं। थोड़े फासले पर दोनों जवान आदमी, शायद वो नाश्ता कर रहे थे। कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने चौंक कर मुझे देखा। जेनिफर ने कहा, डैडी ये मिस्टर फरजान हैं, हमारी ही तरह इन इलाकों में अजनबी। हेलो, उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा। फिर बोला, मेरा नाम हडसन है और जेनिफर मेरी बेटी है। मिस जेनिफर आपको मेरा नाम बता चुकी हैं, आओ बैठो, उम्र रसीदा आदमी ने एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो बाकी लोग अपना तारुफ कराने लगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर हडसन ने मुझसे पूछा, आपको इन इलाकों की सैर की क्या सूझी? असल में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग इधर का रुख करें? जो लोग इस तरफ आते हैं वो यकीनी तौर पर किसी न किसी जस्तजू में आते होंगे। उम्र रसीदा आदमी के चेहरे पर कुछ ऐसी मुतजस्सिस कैफियत थी जैसे वो मेरे जहन की गहराइयों में उतरना चाहता हो। मैंने कहा, मैं अपने गिरोह से भटका हुआ हूँ। चंद अफराद मेरे साथ इस तरफ आए थे, लेकिन वो हादसात का शिकार हो गए और मैं यहाँ तन्हा भटकता रह गया। असल में मिस्टर हडसन, ये इलाके इन दिनों बड़े मखदूश हैं। कोरस्टिया के अतराफ़ के कबाइल ने बगावत की है और यहाँ आने वाले सयाह भी अचानक ही मुसीबतों का शिकार हो गई हैं। हमें भी तुम उन्हीं में से समझो। हमारा भी सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया है। वैसे तुम अगर चाहो तो हमारे साथ बकिया वक्त गुजार सकते हो। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम यहाँ फंस कर रह गए हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वापसी का सफ़र भी नहीं इख्तियार कर सकते। चुनाचे अंदाज़ा ये हो गया है और मेरे साथियों का भी यही ख्याल है कि कुछ वक्त इन्हीं इलाकों में भटकते हुए गुजारा जाए और जब कोई मुनासिब सूरत हाल पैदा हो तो वापसी के रास्ते इख्तियार किए जाएं। लेकिन मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। अलबत्ता ये खुशी की बात है कि यहाँ बाज़ बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ बगावत नहीं उभरी है और ना ही मुकामी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। खैर छोड़ो,
मैं तुम्हें पेशकश कर चुका हूँ कि मुसीबत ज़दगान में शामिल हो जाओ। आप लोगों की जो भी खिदमत होगी मैं खुशी से सर अंजाम दूंगा, अगर आप मुझे अपने दरमियान कबूल करें। मैंने कहा, इसके अलावा कर भी क्या सकता हूँ। बहरहाल उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह खुशामदीद कहा और नाश्ते में अपने साथ शामिल किया। नाश्ते से फारिग होने के बाद मिस्टर हडसन ने कहा, हम में से हर एक शख्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। आप भी अपने आप को एक जिम्मेदार शख्स तसव्वुर करें मिस्टर फरजान। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इन इलाकों में आपकी आमद का मकसद क्या है, बल्कि जितना आपने बताया है उस पर यकीन कर लेंगे। बहरहाल जब तक हमें यहाँ से वापस निकलने के मुनासिब मौके मुहैया ना हो, मेरा ख्याल है हमें आगे बढ़ना चाहिए। कि आप इस बात से इत्तफाक करेंगे? मैं आपकी हर बात से इत्तफाक कर चुका हूँ मिस्टर हडसन। अच्छी बात है, हडसन ने जवाब दिया। बहरहाल उन लोगों के साथ शामिल होकर आर्जी तौर पर कुछ सहारे मिल गए थे और मैंने इन सहारों को कबूल कर लिया। सभी अच्छे लोग मालूम होते थे। अब ये अलग बात है कि उनकी असलियत बाद में खुलेगी। इन इलाकों में आने के बाद कॉर्नियान का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने लिए फ़ैसला क्या करूं। दो ही सूरतें थी, या तो आका नौशेरवान वगैरह को भूल जाऊं, अगर कहीं किसी जगह उनसे वास्ता हो जाए तो अलग बात है। इन लोगों के साथ वक्त गुजारूं, ऐसा तो होता ही रहा था। चुनाचे किसी खास शख्स का तयन करने से क्या फ़ायदा। मैंने उन लोगों के पास काफ़ी साजो सामान देखा था। पता नहीं ये गाड़ियाँ उन्होंने कहाँ से हासिल की थीं। दो शानदार जीपें उनके पास थीं, जिनमें सामान लादने के लिए बहुत उम्दा किस्म की ट्रॉलियाँ भी शामिल की गईं। ये ट्रॉलियाँ भी 4 पहियों पर मुश्तमिल थीं और एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ था। ज़रूरत के वक्त उसमें 3-4 आदमी समा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बड़ी उम्दगी से उनमें अपना सामान भरा हुआ था और उनमें ख़ास किस्म के टायर लगाए गए थे। इलाका खासा उम्दा लग रहा था और सर्द हवाएं इस बात का इजहार कर रही थी कि आगे चलकर बर्फानी मैदानों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल दोपहर तक ये लोग वहीं कैंप पजीर रहे। जेनिफर मेरे करीब ही थी और मेरी मुलाकात से बहुत खुश। हालांकि और लड़कियां भी यहाँ मौजूद थीं, लेकिन जेनिफर के उनसे ज़्यादा ताल्लुकात मालूम नहीं होते थे। मैंने भी उसे बहुत ज़्यादा कुरीदना पसंद नहीं किया। फिर दोपहर के खाने के बाद ये खेमे उखाड़ दिए गए और इस जगह को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया। मिस्टर हडसन ने मुझे जो कुछ बताया था समझ में तो आता था, लेकिन इस तरह के मखसूस इलाकों में सफ़र करना सिर्फ सियाहत के तौर पर मुनासिब नहीं मालूम होता था। हो सकता है इनके दिलों में भी कुछ और हो, लेकिन मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं भी एक जीप में सवार हो गया और जीप में आगे का सफ़र करने लगी। एक बहुत बड़ा दरिया निगाहों के सामने था, जिसके किनारे किनारे यह सफ़र किया जा रहा था। कुर्बजवार में पहाड़ी इलाके और जंगल फैले हुए थे। जेनिफर और मैं करीब करीब बैठे हुए थे और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम किसी न किसी मौजू पर बात कर लिया करते। मैंने जेनिफर से कहा, मिस जेनिफर, क्या आपको इस इलाके की जोग्राफियाई कैफियत मालूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने डैडी के साथ सियाहत पर चली आई हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार अपने डैडी के साथ सियाहत पर गई हूँ। असल में इस किस्म के सफ़र में जब तक ख़तरात दरपेश ना हो, सफ़र का कोई मज़ा ही नहीं होता। हालांकि वो बेवकूफ़ लड़कियाँ काफ़ी खौफज़दा हैं। असल में सरहद अबूर करते हुए हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। गोलियों की बारिश से गुजरकर हम इस तरफ आए हैं, लेकिन डैडी मुतमईन है और डैडी मुतमईन है तो मुझे क्या फ़िक्र हो सकती है। इन लड़कियों से आपकी दोस्ती मालूम नहीं होती? नहीं, ये सब मेरी दोस्त हैं, लेकिन मुझे माफ़ करना, ये ना सोचना कि मैं मगरूर हूँ। ये मेरे म्यार की नहीं है, इसलिए मैं इनसे ज़्यादा घुली मिली नहीं हूँ। आपके डैडी के साथ ये जो दूसरे लोग हैं सब अजनबी हैं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए डैडी इन्हें अच्छी तरह जानते हैं और डैडी की शनासाई ही काफ़ी है। मैं कभी कभी इनसे बातें करती रहती हूँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा दिल इनसे नहीं मिल सका। जिन इलाकों की जानिब हम सफ़र कर रहे हैं उनका कोई ख़ास नाम है, शायद कॉर्नियान। ये नाम मैंने डैडी की ज़ुबानी ही सुना है। उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी था। इससे ज़्यादा कुरीदना हो सकता है मेरे अपने लिए ही नुकसानदेह साबित हो। अगर मिस्टर हडसन किसी ख़ास मकसद के तहत सफ़र कर रही हैं और इस ख़ास मकसद के बारे में यकीनी तौर पर सोचा जा सकता था, तो फिर मेरी जानिब से वो मशकूक भी हो सकती हैं और मैं अभी उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। ये मेरे लिए खासे कारआमद साबित हो सकते थे। कम अज़ कम जब ये इस इलाके से निकलेंगे तो मैं उनके साथ शामिल हो सकता हूँ। वैसे भी बेहतर लोग मालूम होते थे। शाम तक सफ़र जारी रहा और हम लोग छोटी छोटी आबादियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब रात हुई तो हमने मखसूस तरीके से उस आबादी की जानिब रुख किया जिसकी मध्यम मध्यम रोशनियां नज़र आ रही थीं। तय ये किया गया था कि आबादी के आसपास ही क्याम किया जाएगा। चुनाचे सफ़र की रफ्तार तेज़ कर दी गई और रात होते होते हम उस आबादी के करीब पहुंच गए। एक मखसूस किस्म की आबादी थी। थोड़े फासले पर खेमे लगाए गए और फिर फिजा में खानों की खुशबुएं चकराने लगीं। आसमान पर बादल घिराए, कभी कभी बिजली भी चमक उठती। मिस्टर हडसन ने
मौसम की सूरत हाल देख कर कहा। मेरी मालूमात के मुताबिक इन इलाकों में बारिश बड़ी परेशान कुन होती है। मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, मिस्टर हडसन के दूसरे मुअम्मर साथी ने कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तुम देखोगे कि बारिश होते ही नौजवानों की टोलियां बाहर निकल आएंगी और मौसम से लुत्फ उठाएंगी। ये परेशान कुन सोचें हम बूढ़ों ही के पास होती हैं, नौजवान इसकी परवाह नहीं करते। हडसन खामोश हो गया। वाकई कुछ देर के बाद नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से ज़मीन तक का सफ़र करने लगीं। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन सब नौजवान बाहर निकल आए और बारिश में भीगने लगे। जेनिफर भी बाहर निकल आई थी। वो चंद ही कदम चली थी कि एक चौड़े शानों वाला नौजवान उसके पास पहुंच गया। हेलो जेनिफर। जेनिफर ने घूमकर उसे देखा और बोली, कहो क्या बात है। कुछ नहीं, देखो मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। हाँ, आओ उस चट्टान की जानिब चलें। क्यों? जेनिफर ने उसे घूर कर देखा। मेरा मतलब है मौसम का लुत्फ उठाने। तो तुम जाओ, ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे हुक्म की तामील करूं, जेनिफर खुश्क लहजे में बोली और वो वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर अचानक ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। मिस्टर फरजान, मिस्टर फरजान, उसने मुझे आवाज़ दी और मैं उसकी जानिब बढ़ गया। आपने अपने आप को बूढ़ा क्यों तस्वुर कर लिया है? जेनिफर कहने लगी। नहीं मिस जेनिफर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। जी आइए, वो बोली और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। मैंने उस नौजवान को देखा, उसका नाम भी मुझे याद आ रहा था। गालिबन जॉन था उसका नाम, शायद मैं कुछ भूल रहा था। बहरहाल मैं जेनिफर के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया तो वो बोली, आपको सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं मिस जेनिफर, आपने अपने आप को बंद कर रखा है। क्या आप हमें अपने बारे में और कुछ नहीं बताएंगे मिस्टर फरजान? मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात है ही नहीं मिस जेनिफर जो मैं आपको बताऊं। बस इतना ही है कि अपनी तन्हाइयों में ज़िंदगी गुजारता हूँ। ज़रिया आमदनी भी कोई ख़ास नहीं है। सियाहत को अपना शौक़ बनाया है और जिस तरह भी हो सकता है इस शौक़ को जारी रखे हुए हूँ। वैसे एक बात कहूँ, डैडी आपके बारे में ये कहते हैं कि आप ज़रूर किसी ख़ास वजह से इन इलाकों में भटक रही हैं। इस ख़ास वजह का तज़किरा नहीं किया उन्होंने। नहीं, असल में ऐसी बातों पर मैं ज़्यादा गौर भी नहीं करती। मिस्टर जॉन शायद मुझे आपके साथ देखकर नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में कुछ लोग बिला वजह सर पड़ने वालों में से होते हैं और मैं हर एक के साथ दोस्ती नहीं करती। मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। मैडम भी दोस्ती करने के मूड में थी, लेकिन फजूल बातों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं था। चुनाचे मैं मैडम जेनिफर को कोई धोखा नहीं देना चाहता था। बारिश काफ़ी देर तक जारी रही और इसके बाद बंद हो गई। शुक्र है तेज़ नहीं हुई। और यह हकीकत भी थी कि अगर तेज़ बारिश हो जाती तो ये खेमे कोई मदद नहीं कर सकते थे। दूसरी सुबह फिर वहाँ से आगे बढ़ गई। तरीकाकार वही था। फिर काफ़ी फासला तय करने के बाद हम लोग एक और बस्ती पहुँच गए। अच्छी खासी जगह थी। बस्ती का अंदाज वही था जो पिछली दूसरी बस्तियों का निगाहों के सामने आ गया। बस्ती किसी कदर ढलानों में आबाद थी और वहाँ का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था। हम उन रास्तों से गुजरकर नीची आबादी में दाखिल हो गए। मकानात मखसूस तर्ज के बने हुए थे और छोटे छोटे होटल भी कायम थे और हम वहाँ पर रुक गए। ऐसा महसूस होता था जैसे मिस्टर हडसन यहाँ कुछ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। मैंने खैर इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ मेरे जहन से निकलता जा रहा था। अब जहन्नुम में जाए सब कुछ। मिस्टर नौशेरवान अगर अपनी प्लानिंग का शिकार हो गई हैं तो वो जाने, आगे चलकर किसी तरह उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि बहरहाल वो सब अपने अपने तौर पर इन रास्तों पर निकली हैं और मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। इस बस्ती में चूंकि मिस्टर हडसन ने तवील कैम्प का प्रोग्राम बनाया था और इसका तज़किरा मुझसे भी कर दिया था, लेकिन ऐसे अल्फाज में जिनसे कोई बात मुश्किल ही से समझ में आए। नौजवानों ने अपनी अपनी टोलियाँ बनाई हुई थीं और सियाहत कर रहे थे। फिर शाम के तकरीबन 7 बजे थे जब मैं अपने खैमे से बाहर निकला तो मैंने कुछ और लोगों को देखा। जेनिफर एक और लड़की के साथ अपने खैमे से बाहर निकल आई, लेकिन उस लड़की को देखकर मेरे जहन को शदीद झटका लगा। उसकी निगाहें भी मुझसे मिलीं और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा सुकड़ गया। शदीद हैरत से उसकी आंखें फटी रह गईं। दूसरे लम्हे बेख्तियार आगे बढ़ आई और उसके मुंह से निकला, माय गॉड, तुम यहाँ हो फरजान। मेरे जहन में शदीद सनसनी फैल गई। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इरिश इस तरह यहाँ पहुँच जाएगी। वह तेज़ी से आगे बढ़ी और मेरे पास आ गई। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। डियर फरजान, ओह माय गॉड, डियर जेनिफर, तुम मिस्टर फरजान को जानती हो? जेनिफर ने कोई जवाब नहीं दिया। इरिश ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि यह ख्वाब नहीं है? क्या तुम इन्हें जानती हो? जेनिफर ने सवाल किया। तुम सिर्फ जानने की बात कर रही हो। मैंने ना जाने कितना अरसा इनके ख्वाब देखते हुए गुजारा है, इरिश ने हस्बे मामूल बेतकल्लुफ़ी से कहा। मैंने जेनिफर के चेहरे को फीका पड़ते हुए देखा। फिर मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगीं और यह देखकर मुझे एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ।
कि मिस्टर हडसन के गिरोह में कुछ नए अफराद का इजाफा हो गया है और मजीद 2 जीपें बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर विस्कार्ड भी यहाँ मौजूद है और चंद ही लम्हों के बाद वो मुझे नजर आ गया। हडसन के साथ इस तरफ आ रहा था कि इरिश चीख कर बोली, डैडी डैडी इधर आइए प्लीज, हरी अप। देखिए आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हडसन और डॉक्टर विस्कार्ड ने चौंक कर मुझे देखा और डॉक्टर विस्कार्ड की कैफियत भी पहले से मुख्तलिफ नहीं हुई। वो बर्क रफ्तारी से उस तरफ आया और आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। फिर उसने पुरमुसरत लहजे में कहा, ओह माय डियर फरजान, तुम यहाँ इस तरह मिल जाओगे मुझे पता भी नहीं था। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो हादसे का शिकार हो गए। मैंने मिस्टर विस्कार्ड से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या मतलब, क्या हलाक हो गए? जी हाँ, मगर कैसे? बस सरहद अबूर करते हुए। तुम तो ठीक हो? जी, और मेरी मदद मिस्टर हडसन ने की है। इत्तफाक, कमाल इत्तफाक, वाकई हैरत की बात है। हडसन हम दोनों को बगौर देख रहा था। फिर उसने कहा, इसका मतलब है कि ओह माय डियर हडसन, बड़ी बाकमाल शख्सियत तुम्हारे हाथ आ गई है। क्या मिस्टर फरजान ने तुमसे अपना मुकम्मल तारुफ कराया? नहीं, बस ये इत्तफाकिया तौर पर मुझे मिले। इन्होंने बताया कि वो सियाहत की गर्ज से यहाँ आए हैं और इनके साथी हादसे में हलाक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि ये भी उसी मिशन के एक रुकन है। ओह, ये बात इन्होंने मुझसे छुपाई थी, हडसन ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि फौरन ही तुम्हें ये इस बारे में बताना शुरू कर देते? ये भी ठीक है, हडसन ने कहा और मुस्कुराने लगा। गालिबन उसने मेरी मजबूरी को तस्लीम कर लिया। डॉक्टर विस्कार्ड ने कहा, तुम बिल्कुल तन्हा हो? हाँ डॉक्टर विस्कार्ड। आका नौशेरवान से कोई राब्ता हुआ? इस सफ़र पर निकलने के बाद बिल्कुल नहीं। आप ये समझ लें कि मैं तो, वैसे मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मौजूद हो। असल में डियर हडसन, वैसे तो इस मिशन में मिस्टर फरजान नौशेरवान की पार्टी की हैसियत से शामिल हुए हैं, लेकिन एक बात और है जिसके बारे में मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा। ओके माय डियर फरजान, लेकिन सुनो, कहीं जाने की कोशिश मत करना। तुम्हारा साथ हमारे इस मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं भला कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल ही आपके इस मिशन से अलग हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे सबसे राब्ते टूट गए हैं। तफसीली गुफ्तगू रात को खाने के बाद एंजॉय करो। ये बस्ती बहुत सी रवायात की हामिल है। इरिश, तुम खसूसी तौर पर मिस्टर फरजान का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें डैडी, इरिश ने मुस्कुराते हुए कहा। जेनिफर बिल्कुल ही खामोश थी। इरिश ने कहा, आओ फरजान, उधर चलते हैं। सॉरी जेनिफर, फरजान से मुझे खसूसी बातें करनी है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। जेनिफर खामोशी से वापसी के लिए मुड़ गई। इरिश ने मेरा हाथ पकड़ा और एक जानिब पड़ गई। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार था। एक सुनसान सी जगह पहुंचकर इरिश ने कहा, बैठिए जनाब, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप इस तरह मिल जाएंगे, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, बैठिए ना प्लीज़, उसने कहा और मैं सामने नजर आने वाले घास के कच्चे फर्श पर बैठ गया। इरिश पलकें झपकाए बगैर मुझे देख रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी कपकपाहट थी। फिर वो बोली, अच्छा ये बताइए मिस्टर फरजान, मैं याद आती थी? क्या मतलब? अब इसका भी मतलब बताना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि हालांकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैंने आपको हमेशा ही याद किया। बाकी लोग कहाँ हैं? जहन्नुम में डालें बाकी लोगों को। आप ये बताइए कि आपने मेरे बारे में क्या फ़ैसला किया? क्या फ़ैसलों के लिए ये जगह मुनासिब है? हर जगह मुनासिब होती है ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों के लिए। आप यूँ समझ लीजिए मिस्टर फरजान कि अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कमाल है, मैं तो समझता हूँ कि मैं जिन हालात से गुजरा हूँ उसके बाद मेरे जहन में कोई और तसव्वुर है ही नहीं। तो अब आप अपने आप को इस बात के लिए आमादा कर लीजिए कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि डैडी आपको कितना पसंद करते हैं। मैं कहती हूँ कि क्यों इस सुनहरी मौके को ठुकरा रही हो? सब कुछ बता चुकी हूँ तुम्हें अपने बारे में। तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, बस अब हमारे साथ रहो। मैंने तुमसे आका नौशेरवान के बारे में पूछा था और मैंने तुमसे कहा था कि वो सब जहन्नुम में जाएं। मुझे सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी है। लेकिन आप ये क्यों भूल गई मिस इरिश कि मेरी आपकी मुलाकात आका नौशेरवान की हवेली में ही हुई थी? ज़िंदगी में कोई ना कोई जगह तो ऐसी होती है जहाँ ज़िंदगी के साथ ही नजर आते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हें किस कदर मिस करती रही हूँ। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, समझ रही हो ना? बाद में देख लेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। तुम्हें अंदाज़ा है कि हम अपने वतन से दूर एक अजनबी जगह पर हैं। सारी बातें अपनी जगह, खैर छोड़ो, तुम अजीब आदमी हो। हालांकि मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं किया। खैर ठीक है, बाद में इस मौजू पर बात करेंगे। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आइए फिर चलते हैं। चलो, इरिश कहने लगी और मैं उसके साथ ही वापस खैमों के पास आ गया। बमुश्किल तमाम इरिश से कुछ देर के लिए रिहाई मिली। बड़ा अजीब मसला था। मेरी निगाहें दूर दूर तक भटक रही थीं। हो सकता है आका नौशेरवान भी कुछ फासले पर मौजूद हो। अजीमा और दूसरे लोगों के बारे में भी मुझे मालूम नहीं था। नासरी को निगाहें तलाश कर रही थीं।
वो बेहतरीन इंसान था और वो मेरी भरपूर मदद कर सकता था। डिनर किया गया। अब कुछ और चहल पहल हो गई। डॉक्टर विस्कार्ट की टोली के बारे में मुझे मालूम था कि वो अलग फासले पर है और उन लोगों के अपने मंसूबे के मुताबिक असरान, आका नौशेरवान और डॉक्टर ने अपने अपने तौर पर इन इलाकों में आने का फैसला किया है। वह पुरस्कार लड़की पता नहीं उनमें से किसी के साथ थी। मेरे जहन में यह ख्याल भी गुजरा कि मुमकिन है कि वो यहीं इन्हीं खैमों में कहीं हो। क्या आका नौशेरवान ने उसे इस तरह डॉक्टर विस्कार्ट के साथ आने की इजाज़त दे दी होगी? इरिश से इस बारे में कुछ पूछना बेकार ही था। मुझे उस लड़की के तेवर बहुत ख़राब नजर आ रहे थे और यह अंदाज़ा हो रहा था कि ये काफ़ी वक्त के लिए दर्द सर बनेगी, लेकिन बहरहाल निमटना था। डिनर के बाद डॉक्टर विस्कार्ट मुझे तलाश करता हुआ आ गया और मुझसे बोला, आओ, मौसम बहुत खुशगवार है, हम ज़रा कुछ फासले पर बैठकर बातें करेंगे। मैं डॉक्टर विस्कार्ट के साथ आ गया। काफ़ी फासला इख्तियार करने के बाद वो एक ऐसी जगह बैठ गया जहाँ से हम चारों तरफ देख सकते थे। उसने कहा, यह जगह मुनासिब है, कोई छुपकर हमारी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। क्या किसी से इसका खदशा है डॉक्टर विस्कार्ट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं समझ लो मेरे ग्रुप के साथी हैं। मेरे जहन में भी बेचैनी है डॉक्टर विस्कार्ट। पहले मैं तुमसे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करना चाहूँगा। तुम जिन अफराद के साथ थे उनका क्या हुआ? वो लोग मौत का शिकार हो गए। इन इलाकों के बारे में आपको इल्म हो चुका होगा। हाँ, मुझे मालूम है कि कोरस्टिया के नवाही कबाइल ने हुकूमत कोरस्टिया के खिलाफ बगावत कर दी है और उन इलाकों में मामलात बड़े ख़तरनाक चल रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें हालात का सही अंदाज़ा नहीं था, वरना हम इन हंगामों के ख़त्म हो जाने का इंतज़ार करते। तमाम पार्टियों को बड़ी मुश्किल पेश आई है, बल्कि इन हंगामों की वजह से बहुत से सयाह इन इलाकों में कैद होकर रह गए हैं। मुकामी हुकूमत ने भी बेबसी से कहा है कि जब तक कबाइल कंट्रोल नहीं हो जाते, हुकूमत सयाहों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग किसी न किसी तरह उन इलाकों को अबूर करने में कामयाब हो गए हैं। आका नौशेरवान भी। हाँ, आका नौशेरवान भी और इसरान भी। तमाम लोग बहरहाल महफूज हैं, लेकिन आका नौशेरवान अपनी ताकतों का शिकार हो गया। क्या मतलब? असल में ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी भी बहुत नुकसानदेह हो जाती है। हालांकि ख़जानों के सिलसिले में बड़ी बड़ी पुरानी रफ़ाकतें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने यह फ़ैसला किया था कि ख़जाने को अपनी दोस्ती की राह में नहीं लाएंगे। अब मैं क्या करूं? क्या आका नौशेरवान ने अपने आप को दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी समझा और इस तरह का अमल किया कि दूसरों को उससे इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ? हाँ, तो क्या असरान और आका नौशेरवान के दरमियान भी कोई? नहीं, अब हो सकता है कि तुम मेरी बात का बुरा मानो, लेकिन उन लोगों ने अपने दरमियान मज़हब का रिश्ता कायम कर लिया, जबकि मुझे एक क्रिश्चियन समझकर अपने आप से अलहदा किया। नहीं, मेरा ख्याल है आका नौशेरवान, मत तरफदारी करो आका नौशेरवान की। मैं भी उस पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसके अंदर अपनी दौलत की शान ज़रूरत से ज़्यादा ही है। मेरी किसी बात पर उसने भरोसा नहीं किया। यह तो तुम्हें मालूम है कि कॉर्नियान के कबाइल में एक कबीला ऐसा है जिसके पास हीरे जवाहरात के अंबार हैं, और ये लड़की उस कबीले की फ़र्द थी जिसे तुम कंट्रोल किया करते थे। उसकी ज़ात से कुछ ऐसी कहानियाँ वाबस्ता हैं कि ये उस कबीले में पहुँच जाए तो हमारे लिए कॉर्नियान कबाइल अपनी दौलत के मुँह खोल देंगे, और इसीलिए आका नौशेरवान ने उसे अपने पास रखा और उसकी हिफाजत की। यह मुश्तरका अमानत थी जो हम 4 पार्टियों में तकसीम थी। आका नौशेरवान ने तुम्हारे ज़रिए उसे कंट्रोल करके अपने तौर पर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि लड़की को अपनी तहवील में रखा जाए। बहरहाल हम किसी न किसी तरह उसे लेकर इन इलाकों में दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन आका नौशेरवान ने एक खुफिया मंसूबा बनाया था जिसमें असरान भी उसका शरीक था। सिर्फ मुझे और हैनी कैन को उस मंसूबे से अलहदा रखने का फ़ैसला किया गया। हैनी कैन भी हमें मिल गया, लेकिन एक इंतहाई ख़तरनाक औरत के साथ। शायद तुम्हारे कानों में कभी उस औरत का नाम पड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं जानता खुद तुम्हारी अपनी पहुंच कहाँ तक रही हो। वो औरत हेला शीगा के नाम से मशहूर थी और उसकी अपनी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम था। जवान और खूबसूरत, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक औरत है। और हैनी कैन के बारे में तुम्हें शायद इस बात का इल्म होगा कि वो खुद भी एक ज़बरदस्त मुजरिम रह चुका है। दोनों उस खजाने के हसूल के लिए निकले हुए हैं। हैनी कैन तो खैर शैतान का दूसरा रूप है। जब उसको इस बात का शुबा हुआ कि आका नौशेरवान और असरान और मैं अपने तौर पर कुछ नए मंसूबे रखते हैं, तो वो भी हत्थे से उखड़ गया। हेला शीगा ऐसी औरत है, बस मैं तुम्हें क्या बताऊं उसके बारे में। हैनी कैन खुद भी उसके सामने कुछ नहीं है। वो बहुत शातिर और बहुत ख़तरनाक औरत है। वो अपना ग्रुप अलग बनाकर लाई थी जिसमें उसके तमाम जुराइम पेशा दोस्त शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि हैनी कैन और हेला शीगा उस लड़की को लेकर फरार हो गए और आका नौशेरवान की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। मेरे और उसके दरमियान पहले ही इख्तलाफ हो चुका था, चुनाचे मैं भी वहाँ से अलग निकल आया।
हडसन मेरे अपने ग्रुप का आदमी है और मैंने इसे पहले इस इलाके में भेज दिया था ताकि ये यहाँ की सूरत हाल को अपने काबू में रखे। मुझे इसके पास आना था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। गोया तमाम टोलियाँ अलग अलग हो गई हैं। असरान और आका नौशेरवान यकजा हैं। हैनिकैन और हैला शीगा मुझे भी धोखा देकर फरार हो चुके हैं। लड़की उनके ही पास है। वैसे हैनिकैन बहुत ख़तरनाक आदमी है, मैं उसे जानता हूँ। वो लड़की को कंट्रोल कर लेगा। उधर मैं अपने ग्रुप के साथ भटकता हुआ इधर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे और हडसन के दरमियान ये बात तय थी कि हम लोग यहाँ मुलाकात करेंगे। ये अलग बात है कि तमाम टोलियाँ यकजा होती। हडसन एक अलहदा हैसियत से हमारा ताक़ुब करता, ताकि अगर मेरे मुफादात को कोई नुकसान पहुँचता तो हडसन उसका दिफा करता। लेकिन सारा मामला चौपट हो गया है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये सारी कहानी सुन रहा था। फिर मैंने कहा, लेकिन अब आप क्या करेंगे मिस्टर विस्कॉट? डॉक्टर विस्कॉट ने गर्दन झुका ली, सोच में पड़ गया और बोला, ये बात तो तुम जानते हो। बहरहाल हम सब की मंजिल एक ही थी, यानी कॉर्नियान। मैं बेशक सब कुछ खो चुका हूँ, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा सरमाया इस पूरे काम के लिए सर्फ किया है। अब इतनी आसानी से तो मैं भी इस मसले से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चुनाचे मेरा रुख भी कॉर्नियान की जानिब है। हैनिकैन, हैला शीगा, असरान, आका नौशेरवान सब एक जगह जमा होंगे। अब ये अलग बात थी कि हम सब का मुश्तरका काम होता एक साथ, लेकिन अब हम सब बट गए हैं। मुमकिन है आगे चलकर एक बार फिर हमें यकजा होने का मौका मिल जाए। ये तमाम सूरत हाल है। गोया आप ये समझते हैं डॉक्टर विस्कॉट कि आप सब कॉर्नियान में फिर से जमा हो जाएंगे। खैर, ये तो यकीनी बात है कि ऐसा होगा, लेकिन हमारे दरमियान मुफाहमत मुश्किल है। हैनिकैन के ग्रुप में कितने अफराद हैं? जिस औरत का नाम हैला शीगा है वो इस कदर शातिर और ख़तरनाक है कि अब हैनिकैन खुद भी उसके चुंगल में फंसा हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों ने शादी कर ली है और हैनिकैन एक तरह से हैला शीगा के तहफ़्फ़ुज़ में आ गया है। यकीनी अमल है कि हैला शीगा को तमाम तफसीलात मालूम होंगी और उसने माकूल बंदोबस्त किया होगा। हालांकि यही बात तनाज़े का बाइस बनी थी कि एक और शख्स को इस राज में शामिल क्यों किया गया, और वो भी ऐसी ख़तरनाक शख्सियत जो बाकी तमाम ग्रुपों को नुकसान पहुंचा सकती है। हैनिकैन का मौक़िफ़ ये था कि वो उसकी बीवी है और दोनों का मुश्तरका मुफाद है। बस हालात बिगड़ गए। आका नौशेरवान भी इन्हीं रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब भी तुम आका नौशेरवान के चक्करों में पड़ना चाहते हो? डॉक्टर विस्कॉट ने अजीब सा सवाल किया और मैं बगौर उसकी सूरत देखने लगा। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि डॉक्टर विस्कॉट से जो गुफ्तगू की जाए वो इस अंदाज की हो कि डॉक्टर विस्कॉट से मेरा कोई इख्तलाफ ना हो पाए। वक्त का यही तकाजा था, वरना मैं तो बिल्कुल तन्हा था और आसानी से इन लोगों का शिकार हो सकता था। चुनाचे अब जो गुफ्तगू मुझे करनी थी वो इसी रोशनी में करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, डॉक्टर विस्कॉट, ये सिर्फ इत्तफाक है कि मेरे बारे में आपको तमाम हकीकतों का इल्म हो चुका है, यानी ये कि मैं अपना माजी फरामोश कर बैठा हूँ, और ये अंदाज़ा भी आपने लगा लिया है कि इंतहाई कोशिश करने के बावजूद मैं अपना माजी तलाश करने में नाकाम रहा हूँ और ये नाकामी मेरी इंतहा बन चुकी है। चुनाचे मैं खुद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता हूँ, एक ऐसी नई ज़िंदगी का आगाज़ जिसमें माजी को भुलाकर मैं अपने हाल के साथ चल सकूँ। बहुत अरसे से मैं इस फिक्र में सरगर्दा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई हल ना मिल सका। अगर एक बेहतर हल मेरे सामने आ जाए तो असूली तौर पर उसे मुझे कबूल करना होगा। वेरी गुड, सही फैसला है तुम्हारा, और तुम देखोगे कि इस सिलसिले में तुम्हारा सबसे बेहतरीन साथी डॉक्टर विस्कॉट होगा। ठीक, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और डॉक्टर विस्कॉट खुशी से मुस्कुराया और उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया। और मैं सोच रहा था कि दर हकीकत कभी कभी इंसान को अपने ज़मीर के खिलाफ बहुत कुछ करना पड़ता है। दूर खैमों में रोशनियां जल उठी थीं और उन मध्यम रोशनियों के सायों में चलते फिरते लोग इंसान नहीं मालूम हो रहे थे। ये महसूस हो रहा था जैसे कुछ बुरी रूहें रात की तारीकियों में सरगर्दा हों। डॉक्टर विस्कॉट खुश नजर आ रहा था और मैं कुछ लम्हों के लिए आने वाले हालात के तस्वुर में गुम हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि दिली तौर पर मैं आका नौशेरवान का साथी था। उस शख्स के मसाइल कुछ भी रहे हों, लेकिन मेरे साथ खातून ऐश्वर्या और आका नौशेरवान ने जो सलूक किया था वो नाकाबिले फरामोश था। और ये तो बड़ी ही गलीज बात होती कि मैं उन लोगों से गद्दारी करता। डॉक्टर विस्कॉट तो उस नस्ल का बाशिंदा था जिसके खमीर में फरेब और शातिराना चालें बसी हुई होती हैं, और वो बाद में मुझ तक पहुंचा था। लेकिन वो आका नौशेरवान से भी मुखलिस नहीं था। जब कोई अपने इतने कदीम दोस्त से मुखलिस ना हो तो फिर वो भला मुझसे क्या मुखलिस हो सकता था, ये सोचने की बात थी। लेकिन मसलहत का तकाजा यही था कि मैं डॉक्टर विस्कॉट को ये यकीन दिला दूं कि अब मैं उसका साथी हूँ। विस्कॉट की आवाज़ उभरी, क्या सोच रहे हो? नहीं डॉक्टर विस्कॉट, अपने इसी फैसले के बारे में सोच रहा हूँ। ना सोचो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है।
बात असल में ये नहीं है कि हम यहाँ किसी खजाने की तलाश में आए हैं और तुम उस सिलसिले में मेरे मुआविन साबित हो सकते हो। तुम यकीन करो, मेरे साथ जो अफराद मौजूद हैं वो मेरी मुआवनत के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इरिश मेरी इकलौती बेटी है और उसने तुम्हें अपने मुस्तकबिल का साथी बनाने का फैसला कर लिया है। इंसान की अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात होती हैं जिनमें वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बाद में उसकी ज़िंदगी से कुछ और लोग मुंसलिक हो जाती हैं और फिर वो अपने आप से ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगता है। इरिश तुम्हें पसंद करती है, हमें किसी खजाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ खजाना मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है। नहीं डॉक्टर विस्कार्ट, मैं दौलत का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। आप माहिर नफ्सियात हैं, मेरे बारे में मुनासिब फैसला कर सकती हैं। एक ऐसे शख्स को जो अपनी ज़ात की तलाश में सरगर्दा हो, दौलत की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं हो सकती। ये बात मैं जानता हूँ और तुम्हारी इस मौक़िफ़ को खुलूस दिल से तस्लीम करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये मैंने तुमको इत्मीनान दिलाने की गर्ज से कहा है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम देखोगे कि यह फ़ैसला तुम्हारे हक़ में निहायत मुअस्सर रहेगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर विस्कार्ट। तो फिर हमारे तुम्हारे दरमियान ये बात तय हो गई कि अब ज़हनी तौर पर तुम मेरे साथी हो। हाँ डॉक्टर, ये बात तय हो गई। वेरी गुड। खैर अब सुनो, मौजूदा सूरत हाल यह है कि वो पुरस्कार लड़की जिसका ताल्लुक कॉर्नियान के उस मखसूस कबीले से है, इस वक्त हैनिकैन के कब्ज़े में है। हैनिकैन भी इसी जानिब सफ़र कर रहा है। आका शेरवान और असरान जिस पाए के मुहिम जू हैं, उनके बारे में ये बात बआसानी कही जा सकती है कि वो आखिरकार कॉर्नियान तक पहुँचेंगे। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मसलिहत के पेश नज़र मैं भी उनसे ताउन करूँगा। हम लोगों के दरमियान इस किस्म के वाक़यात चलते रहती हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब तुम मेरे आदमी की हैसियत से उनका साथ दोगे और हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन अपने मुफादात ज़हन में रखना। ठीक है डॉक्टर विस्कार्ट, क्या इस सिलसिले में किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा और विस्कार्ट हंसने लगा। फिर बोला, नहीं, यह दस्तावेज़ तुम खुद हो और मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। फिर हम वहाँ से उठ गए। मैंने दिल में सोचा कि ये सारी बातें अपनी जगह। अगर डॉक्टर विस्कार्ट जैसा शातिर आदमी मेरे लफ्ज़ों के जाल में फंस गया है तो ये मेरा अजीम कारनामा है और इस सिलसिले में मैं एक कामयाब आदमी हूँ। बात घूम फिर कर मुझ तक ही आ गई थी और मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि किसी मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ख्वाहिश के ना होने के बावजूद मुझे किस तरह हालात में फंस जाना पड़ता है। शायद ये मेरी तकदीर का ही एक हिस्सा था। दूसरी सुबह नहायत खुशगवार थी। एक चमकदार दिन का आगाज़ हो चुका था और तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। जंगल की ज़िंदगी में एक अनोखे हुस्न का आगाज़ हो चुका था। मैंने इरिश को देखा जो मोर की तरह गर्दन उठा उठा कर इधर उधर देख रही थी। तब उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो तेज़ी से मेरी जानिब चल पड़ी। लड़की बेशक खूबसूरत थी, लेकिन मेरे दिल से दूर। मैं तो अपनी ही उलझनों का शिकार था। अंदर की आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वक्त ने ना जाने कैसे कैसे रूप दे डाले थे, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर की उस तिश्नगी को तलाश नहीं कर पा रहा था जिसमें अनोखी आवाज़ थी। एक ऐसी मध्यम मध्यम आवाज़ जिसका मफ़हूम मेरे जहन में वाज़े नहीं था। इरिश एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। मुझे देखकर उसके कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। फिर वो मेरे करीब पहुंच गई। सुबह बखैर, उसने कहा। सुबह बखैर मिस इरिश। मैंने भी मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और वह चौंक कर मुझे देखने लगी। फिर बोली, मौसम जहनों पर किस तरह असरअंदाज होता है। यह सुबह नई नई सी नहीं मालूम होती शायद, और तुम भी इस खुशगवार सुबह के ज़ेरे असर हो। क्यों? आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? इसलिए कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट देख रही हूँ। जब इंसान किसी के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगता है तो उसे उसके चेहरे में भी अजीब अजीब बातें नजर आती हैं। तो क्या तुम ये बात तस्लीम करते हो कि मैं तुम्हारे बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगी हूँ? इरिश ने पूछा। अब मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ? ये क्या बात हुई? जब किसी बात का इजहार किया है तो उसे तस्लीम करो। तस्लीम करूँगा तो क्या होगा? बस मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, उसने कहा और मैं हंसने लगा। इरिश फिर बोली, क्या तुम यकीन करोगे कि अब मेरे ख्वाबों में भी तुम ही आबाद रहते हो? मिस इरिश, आपकी उम्र इसी बात का तकाजा करती है। बुजुर्ग, हंसने की कोशिश मत करो। तुम कौन सी ज़िंदगी के बेशुमार साल गुजार चुके हो। काश मैं आपको बता सकता कि। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। चाय, आओ चाय पिएं। देखो उधर चाय तैयार हो रही है। उसने एक तरफ इशारा किया। कुछ लोग चाय की तैयारियों में मसरूफ़ थे। मैं हंसकर इरिश के साथ आगे बढ़ गया। उस वक्त वो उस पूरे ग्रुप की सरबराह की लड़की थी। इस हैसियत से बड़ी थी। वैसे ये बात भी काबिल गौर थी कि ये शरीफ सूरत इंसान जिसका नाम हडसन था, खजाने के लालच में यहाँ तक आया हुआ है और डॉक्टर विस्कार्ट के मुफादात के लिए काम कर रहा है। पता नहीं ये लोग अपनी बीवियों और बेटियों को लेकर जिंदगी के इस भयानक सफ़र पर क्यों चल पड़ती हैं। ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई थी। अगर इनकी जगह मैं होता और मुझे ऐसे कामों की हौलनाकियों का इल्म होता तो मैं कभी अपनी किसी ऐसी अजीज़ को लेकर मौत की आगोश में न चल पड़ता।
जिससे मेरा दिली रब्ता होता। बस सर फिरे ही कहा जा सकता है इन्हें। चाय तकरीबन तैयार हो गई। इरिश ने कहा, जी मैडम। फौरन ही हम दोनों को मग्गों में चाय दे दी गई और इरिश वहां से आगे बढ़ गई। उस तरफ उस चट्टान की आड़ में बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे, उसने कहा, और हम उस चट्टान की जानिब बढ़ गए। डॉक्टर विस्कार्ड से जो वादा किया गया था उसमें सरे फहरिस्त इरिश ही थी। मैं ये चाहता था कि जब तक मैं इन लोगों के दरमियान रहूं और जब तक हालात साजगार हों, कोई ऐसी फिजा पैदा न होने दूं जिससे मैं एक बार फिर मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हो जाऊं। लेकिन चट्टान के अकब में मुश्किल मौजूद थी। यह जेनिफर थी जो खामोश बैठी हुई थी। हम दोनों वहां पहुंचे तो वो चौंक कर खड़ी हो गई। इरिश ने हैरत से कहा, ओहो मिस जेनिफर, आप यहाँ तनहा क्या कर रही हैं? जेनिफर ने हमें देखा और एक अजीब से अंदाज में मुंह बनाकर खड़ी हो गई। आपने जवाब नहीं दिया। अफसोस, अगर हमें ये बात मालूम होती कि आप यहाँ मौजूद हैं तो हम आपके लिए भी चाय ले आते। जेनिफर ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से मुड़ी और वापस चली गई। इरिश ने एक जोरदार कहकहा लगाया, फिर उसने कहा, वैसे एक बात कहूँ तुमसे, बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं जिन्हें देखकर हर दिल में कोई ना कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है। मतलब? मैंने बैठते हुए सवाल किया। इरिश ने चाय का एक घोंट लिया और बोली, ये लड़की भी तुमसे मोहब्बत करती है? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हारा ख्याल तो मेरे बारे में भी यही था और शायद अजीमा के बारे में भी। वो लड़की रास्ते से हट गई। वैसे वो भी कुछ दीवानी सी नजर आती थी मुझे। खैर, दीवानी तो मैं भी हूँ, अब दूसरों को क्या कहूँ, उसने कहा। आहिस्ता से हंसी और चाय के घोंट लेने लगी। मैं क्या कहता। चुनाचे मैं भी खामोशी से चाय पीता रहा और सोच रहा था कि लड़कियों का मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल मसला यही है। उम्र की एक मंजिल पर पहुंचने के बाद उनका किसी न किसी से इश्क करना ज़रूरी हो जाता है। वजह यही हो सकती है कि उनके जहनों में ज़िंदगी के मुश्किल रूप नहीं होते। ज़िंदगी को बहुत आसान समझ लेती हैं वो। फिर बाकी मामलात तय हुए और इसके बाद हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। बड़ी ज़बरदस्त पार्टी बन गई थी ये, और मैं बेचारे आका नौशेरवान के बारे में सोचता रहता। वो भी बड़ी मेहनत करता रहा था इस सिलसिले में और उसने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन उसका प्रोग्राम नाकस था। ख़ास तौर पर आखिरी मरहले में जब उसने मुझे आगे भेज दिया और ख़ुद उन लोगों के जाल में गिरफ्तार होकर उस लड़की को साथ लेकर चल पड़ा। वो लड़की जहन में आई तो दिल में एक अजीब से गुदास का एहसास हुआ। सबसे ज़्यादा तन्हा वही थी जिसका गिरोह में कोई साथी नहीं था। लेकिन वाकई वो है कौन? और कॉर्नियान के पुरस्कार दास्तानों से उसका क्या ताल्लुक है? सफ़र जारी रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन, दूसरी रात। मुसलसल सफ़र किया जा रहा था और डॉक्टर विस्कार्ड भी बेमकसद ये सफ़र नहीं कर रहा था। रास्तों के नक्शे उसके पास भी थे और वह उन्हीं रास्तों पर सफ़र कर रहा था और अपने तौर पर बज़ाहिर मुतमईन नज़र आता था। तीसरे दिन हमने दोपहर तक का सफ़र किया और फिर आगे के दुश्वार गुजार सफ़र में थोड़ी देर तक क़याम का फ़ैसला किया। लेकिन अगर वाक़यात रुक जाएं तो ज़िंदगी की कहानी रुक जाती है। मुख्तलिफ वाक़यात ही इन कहानियों को तरतीब करते हैं। सो इन दिन और रातों में चूँकि कोई वाक़या नहीं हुआ सिवाय इसके कि जेनिफर और इरिश के दरमियान रकाबत का आगाज़ हो गया और इरिश को फतह हासिल थी, जबकि जेनिफर मुरझाई मुरझाई सी नजर आती। लेकिन ये मेरा दर्द सर नहीं था। मेरा दर्द तो कुछ और ही था। तो बात हो रही थी नए वाक़ये की, और यह नया वाक़या उस वक्त ज़हूर पजीर हुआ कि हडसन के एक साथी ने कुछ देखा और बेतहाशा दौड़ता हुआ उस जगह आ गया जहां हडसन, मैं, डॉक्टर विस्कार्ड और चंद दूसरे अफराद बैठे हुए थे। उधर एक गहरी वादी में हैनिकैन का गिरोह नजर आ रहा है। वो लोग वहां क़याम पजीर हैं। सब उछलकर खड़े हो गए। हडसन ने तेजी से उस तरफ बढ़ना चाहा तो डॉक्टर विस्कार्ड ने कहा, नहीं हडसन, दीवानगी का मुजाहरा मत करो। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि हैनिकैन अब बिल्कुल हमारा दोस्त नहीं है, और अगर हैनिकैन दोस्त है भी तो वो औरत जिसका नाम हेला शीगा है बहुत खौफनाक औरत है। वो कोई भी कदम उठा सकती है। हडसन रुक गया। वह सवालिया निगाहों से डॉक्टर विस्कार्ड को देख रहा था। डॉक्टर विस्कार्ड ने कुछ सोचते हुए कहा, फिलहाल उनके सामने जाने से गुरेज करो, सूरत हाल का जायजा लो और उसके बाद फैसला करो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर फरजान? तुम क्या कहते हो इस बारे में? चूंकि लड़की उस वक्त हेला शीगा के कब्जे में है, इसलिए किसी भी सूरत में वो हमें कबूल कर लें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। वैसे आपका क्या ख्याल है? हैनिकैन हमें भी तो आका नौशेरवान के साथियों में कबूल नहीं करेगा। उसे कोई ऐसी लाइन देना पड़ेगी जिससे वो जहनी तौर पर हमसे मुतासिर हो जाए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि एहतियात के साथ उन लोगों के सामने आना पड़ेगा और इसके बाद उनके रवैये का जायज़ा लेना पड़ेगा। तमाम लोगों से कह दो कि वादी के किनारे जाने से एतराज़ करें और पहले हालात का अंदाज़ा लगाएं। यह हदायत तमाम लोगों को दे दी गई और इसके बाद मैं, डॉक्टर विस्कार्ड और हडसन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए। रास्तों के पेचोखम खतरनाक थे। बेशुमार चट्टानों के दरमियान से गुजरना पड़ रहा था। हम वादी के किनारे पर पहुंच गए। यहाँ से कोई चंद कदम चलने के बाद ढलान शुरू हो जाती थी। हम किनारे पर पहुंचकर लेट गए और यहाँ से नीचे वादी का जायजा लेने लगे।
बेशुमार खैमे लगे हुए थे। उसे यह एहसास हो रहा था कि इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि आका नौशेरवान का कहना था कि हैनिकैन इलाकों में तन्हा मिलेगा, लेकिन बहरहाल यहाँ तो सभी एक दूसरे को धोखा देते हुए नजर आ रहे थे। आका नौशेरवान के जहन में कुछ और था। असरान बज़ाहिर आका नौशेरवान का साथी था, लेकिन पता नहीं उसके दिल में आका नौशेरवान के लिए गुंजाइश थी या नहीं। मजमूई तौर पर नीचे वादी में नजर आने वालों की तादाद 40-50 के लगभग थी और वो तंदुरुस्त व तवाना आदमी नजर आ रहे थे। हम खामोशी से उन्हें देखते रहे और उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगाते रहे। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकियों में बदल गई। हमारी आंखें वादी के पनाह गज़ीनों पर लगी हुई थीं। उनके दरमियान अब खामोशी छाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने दिन भर रोशनियां जलाई रखीं और रोशनी के साए में कुछ लोग मुस्तादी से पहरा देते हुए नजर आ रहे थे। पता नहीं इस पहरे का बंदोबस्त क्यों किया गया। हम लोग भी अपने मामूलात में मसरूफ़ रहे। फिर यह रात वहीं किनारे पर ही गुजार दी गई। हमें अंदाज़ा था कि दिन की रोशनी में बड़ी एहतियात करना पड़ेगी। इस बात के इम्कानात थे कि वो लोग इसी तरफ निकल आएं। बहरहाल सुबह का उजाला नमूदार होते ही हमने इंतज़ामात शुरू कर दिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। तमाम लोगों को मोहतात रहने का इशारा कर दिया गया। यह अंदाज़ा भी लगाना ज़रूरी था कि इन लोगों का प्रोग्राम क्या है। हमने एक बेहतर मनसूबाबंदी की और काफ़ी फासले पर दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए हडसन ने कहा, अगर हम उन दरख्तों तक पहुँच जाएं तो वहाँ महफूज रह सकती हैं और उन पर निगाह भी रख सकती हैं। सबने हडसन की बात से इत्तफाक किया। चुनाचे बड़ी एहतियात के साथ हम उस जंगल की जानिब बढ़ने लगे। वाकई बड़ा घना जंगल था और एक दूसरे से मुंसलिक दरख्तों को बेहतरीन तरीके से अपनी आरामगाह बनाया जा सकता था। बड़े बड़े दरख्तों की जड़ें नीचे ढलान में लटक रही थीं और ऐसी लचकदार जड़ें बिखरी हुई थीं जिन्हें आपस में बांधकर बाकायदा आराम की जगह बनाई जा सकती थी। इसके साथ साथ ही मैं और डॉक्टर विस्कार्ट ढलान के मकीनों का जायजा भी ले रहे थे। वो लोग भी जाग गए थे और अब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। हैरत की बात यह थी कि वो इंतहाई जदीद मालूम होते थे। एक मखसूस तर्ज अमल के हामिल उनके दरमियान कई लड़कियां भी थीं और जदीद तरीन लिबास में नजर आ रही थीं। मैं उधर देख रहा था। तब अचानक ही डॉक्टर विस्कार्ट ने एक तरफ इशारा किया। ओहो, वो देखो, वो हैनिकैन है। मैंने लंबे बालों वाले मजबूत तवाना आदमी को देखा। वो अपने गिरोह को हदायत दे रहा था। अभी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आगे जाने में कुछ देर लगाना चाहते हों। चुनाचे हमें भी वहीं रुकना पड़ा। गर्ज ये कि हम उनका जायज़ा लेते रहे और इस सिलसिले में बातें करते रहे। फिर हमने उन्हें खैमे उखाड़ते हुए देखा। अब वो लोग सफ़र की तैयारियां कर रहे थे। खैमे उखाड़ कर गाड़ियों में रखे गए, थैले कमर से बांध लिए गए। उनके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहे थे और उनकी फितरत में एक वहशत पाई जाती थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उर्दू नावल। पेशे खिदमत है एम.ए. राहत का नावल चमगादड़। नेक्स्ट एपिसोड। डॉक्टर विस्कार्ट ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हेला शिगा की मौजूदगी ने हैनिकैन को इंसान बना दिया है। मतलब यह कि अब वो ज़्यादा ताकतवर हो गया है। असल में हेला शिगा का एक गिरोह था जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जुराइम करता। बड़ी मशहूर औरत है। पता नहीं हैनिकैन के चक्कर में किस तरह फंस गई। ओहो, देखो वो हेला शिगा। अचानक ही विस्कार्ट ने उस तरफ इशारा किया और मेरी निगाहें एक दराज कामत औरत पर पड़ी। तकरीबन 6 फुट कद्दो कामत की मालिक चुस्त लिबास में इंतहाई सडौल नजर आ रही थी और वहां मौजूद लोगों में उसके लिए शदीद एहतराम पाया जाता था। वो उन्हें हदायत जारी कर रही थी। हम खामोशी से उनकी कार्रवाई देखते रहे और फिर हमने उन्हें एक कितार में वादी के एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब जाते हुए देखा। डॉक्टर विस्कार्ट ने कहा, इन ढलानों को अबूर करने में हमें कितना वक्त लग जाएगा? उनका आखिरी आदमी ढलान से निकल जाए तो हम ढलान में उतरेंगे। नीचे उतरने के लिए वही जगह मुनासिब रहेगी जहां से हमने उन्हें देखा। इस तरफ के रास्ते मुश्किल नजर आ रहे हैं। तुम देखो, इनमें कैसी नोकदार जड़ें और चट्टानें उभरी हुई हैं। हाँ, मैं एक बात और सोच रहा हूँ, मैंने कहा। क्या? वो लड़की अभी तक नहीं नजर आई और बज़ाहिर यह भी अंदाज़ा नहीं हो सका कि उन्होंने किसी को छुपा रखा है। नहीं, ये बात तो खैर तय है कि लड़की उन्हीं के साथ है। ये अलग बात है कि हम इतने फासले से उनका जायज़ा न ले सके। तुम देख रहे हो कि बहुत सी लड़कियां उनके दरमियान मौजूद हैं। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। इसके बाद हम दरख्तों की ओर से हट गए और हमने नीचे उतरने के लिए रास्ते मुंतखब कर लिए। वादी में सफ़र करने वालों की कितार अब बहुत दूर नजर आ रही थी। वो उन रास्तों पर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। फिर वादी से नीचे उतरते हुए मैंने डॉक्टर विस्कार्ट से पूछा, जिस समत का उन्होंने रुख किया है क्या वो उसी तरफ जाती है? मेरा मतलब है कि कॉर्नियान की तरफ। हाँ, डॉक्टर विस्कार्ट ने जवाब दिया। मैं खामोश हो गया। ढलान आगे चलकर खतरनाक हो गए थे, लेकिन हम उन रास्तों की मश्क कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। और जब हमने वादी में पहला कदम रखा तो कितार हमारी निगाहों की हद से निकल चुकी थी। विस्कार्ट कहने लगा,
उन्होंने रफ्तार बहुत तेज़ कर रखी है और हमें उनके करीब पहुंचना है, इसलिए हमें भी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर विस्काट ने कहा और हम उनके नक्शे कदम पर चल पड़े। वादी को अबूर करते हुए सूरज काफ़ी बुलंदी पर आ गया। आगे बढ़े तो एक और ढलान नजर आई, लेकिन यह खतरनाक नहीं थी। लेकिन यह जगह बड़ी अजीब सी थी। चट्टानें उभरी हुई थीं और उनके दरमियान स्याह रंग की लंबी घास नजर आ रही थी। चट्टानों की जड़ों में पानी था, उनमें जोंकें और दूसरी नमी के कीड़े रेंग रहे थे। जगह जगह से ज़मीन से पानी उबल रहा था। यहाँ बहुत सी जगहों पर फिसलन थी और नमी की वजह से आगे जाने वालों के निशानात मिल रहे थे। हमने इतना फासला बरकरार रखा जिससे वो हमें ना देख सकें। उस ढलान को तय करके आगे बढ़े तो बहुत दूर वो लोग नजर आए। डॉक्टर विस्काट ने बेख्तियार कहा, मैं दावे से कहता हूँ कि वो तेज़ रफ्तारी से कॉर्नियान की जानिब बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी तरह उन रास्तों को पूरे एतमाद के साथ मालूम कर लिया है। आगे आबादी नहीं है? मैंने सवाल किया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुर्बो ज्वार में क्या आबादियों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, जिस तरह हमें रास्ते में आबादियाँ मिलती रही हैं? डॉक्टर विस्काट कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक अगर हम इस दर्रे को अबूर करके आगे बढ़ जाएं तो बाएं समत हमें एक बड़ी आबादी मिलेगी और यह आबादी उन खास लोगों की है जो यहाँ के ख़तरनाक लोग कहलाते हैं। मतलब यह है कि वही कबायली जो बगावत पर आमादा हैं। आप पूरे यकीन से ये बात कह सकते हैं डॉक्टर विस्काट? मैंने सवाल किया, लेकिन विस्काट हंसने लगा, फिर बोला, नहीं, अफसोस तो यही है कि मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। अब दो ही फैसले करने हैं हमें, या तो हम हैनी कैन का ताक़ुब करते रहें जो कि ख़तरनाक होगा, या फिर खुद उसमें शामिल हो जाएं। मेरा ख्याल है अभी हमें उनसे फासला रखना चाहिए, मैंने कहा और फिर चौंक कर विस्काट को देखने लगा। विस्काट पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला रहा था। फिर उसने कहा, क्यों चौंक क्यों रहे हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको कोई हदायत तो नहीं दे सकता। इस बात को जहन से निकाल दो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक शानदार इंसान हो और हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं। तुम्हारे जहन में जिस वक्त भी कोई तदबीर आए हमें उससे ज़रूर आगाह करना। मैं लड़की के करीब पहुंचना चाहता था। हालांकि हाला शीगा के बारे में जो मुख्तसर सी कहानियाँ मेरे इल्म में आई थीं, उनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी कुर्बत भी ख़तरनाक हो सकती है। हालांकि मैंने उसे काफ़ी फासले से देखा था, लेकिन इस कद्दो कामत और जिसामत की औरत आम नहीं हो सकती। यकीनन उसके अंदर ऐसी खास बात होगी जिससे उसने ये मुकाम हासिल किया। इसलिए ज़रूरी ये था कि हम उनके सामने आ जाएं। मैंने डॉक्टर विस्काट से कहा, अगर आप मेरी तजवीज़ की बात करते हैं तो मेरे जहन में एक ही ख्याल है, वो ये कि हमें उस लड़की के करीब पहुंचना चाहिए। हरसन ने मेरी बात से इत्तफाक करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए? मेरा ख्याल है हमें यहाँ से रास्ता काट कर किसी और तरफ से तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह कि हम उनसे आगे निकल जाएं और फिर वो हम तक पहुँचें। इसके बाद हम उनका रवैया देखेंगे। मेरी बात पर वो लोग गौर करने लगे। फिर डॉक्टर विस्काट ने कहा, लेकिन ये तरीक़ाकार ख़तरनाक भी हो सकता है। तुमने देख लिया कि वो लोग किस तरह मुसल्लह हैं, और ये भी देख लिया कि वो लोग अपने तौर पर अपने आप को बिल्कुल मुतमईन समझ रहे हैं। हैनी कैन ने अचानक ही अपने आप को इस कदर ताकतवर बना लिया, वरना हकीकत में वो इस कदर ताकतवर नहीं है। खैर, ये बातें बाद में सोचने की हैं। मसला यह है कि क्या ये तरीक़ाकार बेहतर रहेगा? हरसन बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर उन्होंने हम पर काबू पाने की कोशिश की और हमें तस्लीम ना किया तो ये रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा। तो फिर क्या फ़ैसला है? वो देखो, आगे जो रास्ता नज़र आ रहा है उसमें वो दर्रे हैं। एक दर्रा बाएं समत है और एक दाएं समत, दरमियान में ये पहाड़ी सिलसिला है। जिस वक्त वो लोग उस दर्रे में दाखिल हो जाएं, उस वक्त हम इस दर्रे को बर्क रफ्तारी से अबूर करके आगे बढ़ना है। इतनी तेज़ रफ्तारी से कि पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होकर जब दर्रे का दूसरा सिरा ख़त्म हो तो हम उनसे आगे मौजूद हों। तो फिर पहले ये काम कर लिया जाए, उसके बाद दूसरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। चंद लम्हों में तमाम लोगों को हदायत कर दी गई। हमने वहीं से फासला अबूर करना शुरू कर दिया और दाहिनी समत तेज़ी से हटते जा रहे थे। आगे जाने वाले लोगों को यह एहसास नहीं था कि उनका इस तरह ताक़ुब किया जा रहा है। मंसूबा बहुत शानदार था। चुनाचे हमने पूरी रात तूफ़ानी रफ्तार से सफ़र किया, जबकि यकीनी तौर पर पहाड़ों की ओट में जाने के बाद हैनी कैन का काफ़िला रुक गया होगा। उन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होगा कि कोई और क्या चाहता है। हमने उन लोगों के रुख और रफ्तार का भी ख्याल रखा। बड़ी बर्क रफ्तारी से सफ़र करते हुए आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उनका गुजर यकीनी था, और इसके बाद वहां हमने अपने खैमे लगा दिए। इसके बाद बाकी वक्त उन लोगों का इंतज़ार करने में गुजरा। हमारी तरह उनकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। चुनाचे दूसरे दिन दोपहर के वक्त वो इस इलाके में दाखिल हुए। सूरज खूब चमक रहा था और उन लोगों ने शायद हमें देख लिया, क्योंकि दूर से देखने से ही अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने अपने हथियार संभाल लिए हैं। हम उनका इंतज़ार करने लगे और 3 बजे दोपहर को वो हमारे करीब पहुंच गए।
ہم نے برق رفتاری سے اپنے طور پر اپنے آپ کو ہر کام کے لیے تیار کر لیا۔ انہوں نے ہم سے کافی فاصلے پر قیام کیا اور اس کے بعد چند افراد ہماری جانب چل پڑے۔ یہ ہینی کین کے آدمیوں میں سے ہی تھے اور خاصے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ وہ ہمارے قریب پہنچے اور ان میں سے ایک نے کہا، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں قیام پذیر ہو؟ ہینی کین سے کہو کہ ڈاکٹر وسکارٹ یہاں قیام پذیر ہے۔ او ڈاکٹر وسکارٹ؟ وہ لوگ شاید ڈاکٹر وسکارٹ کو جانتے تھے۔ تب وسکارٹ سامنے آیا اور اس نے کہا، میں تم لوگوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہینی کین کو تم اگر یہ بتاؤ گے کہ میں ڈاکٹر وسکارٹ ہوں تو وہ ہمیں اپنا دوست ہی تصور کرے گا۔ وہ لوگ واپس لوٹ گئے اور اس کے بعد ہینی کین کو دیکھا جو برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ ہیلا شیگا اس کے ساتھ تھی، لیکن ان کے عقب میں مسلح افراد مستعد تھے تاکہ اگر کسی طرف سے کوئی گڑبڑ ہو تو اسے سنبھالا جا سکے۔ ہینی کین آگے بڑھ کر ہمارے پاس پہنچا۔ ہیلا شیگا کو میں نے اب غور سے دیکھا۔ زبردست قد و قامت کی انتہائی خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک درندگی سی چھائی ہوئی تھی۔ ہینی کین نے ڈاکٹر وسکارٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویری گڈ ڈاکٹر وسکارٹ، تم نے کچھ اور راستے اختیار کیے ہیں شاید۔ ہاں ڈیئر ہینی کین، بہرحال رخ تو ہمارا کورنیان کی طرف ہی تھا۔ ہینی کین نے کہکا لگایا اور بولا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اب بھی کورنیان کے ان قبائل تک پہنچنے کی امید ہے جہاں ہماری مطلوبہ اشیاء موجود ہیں۔ ڈاکٹر وسکارٹ نے افسردگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو ہینی کین کہ ہم نے بڑی امید کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا تھا اور اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم لوگ اس طرح منتشر ہو جائیں گے۔ ہینی کین، ماضی میں ہم نے جس طرح کام کیا ہے وہ تمہیں یقینی طور پر یاد ہوگا۔ اس وقت ہمارے دلوں میں صرف خلوص تھا اور اسی خلوص کی بنیاد پر ہم نے یہ سفر طے کیا کہ دوبارہ منظم ہو کر ان علاقوں کا رخ کریں گے، لیکن یہاں صورتحال بدل گئی ہے۔ تاہم چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ اپنی اس مہم کو کامیاب بنائیں، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم ڈاکٹر وسکارٹ کہ ہم سب اسی طرح مخلص ہیں؟ ماضی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہینی کین، لیکن اب حالات مختلف شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار پھر مل جل کر کام کر سکیں تو ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پر کام کرو، تقدیر جس کا ساتھ دے جائے۔ اصل میں یہی تو خرابی ہے، ہم تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ میں تمہیں یہ سوچنے سے منع نہیں کرتا ہینی کین، لیکن ایک بار پھر میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اب بھی ہم ایسا ہی کریں۔ بہت سی گفتگو ہو چکی تم دونوں کے درمیان، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ گفتگو کس بنیاد پر ہو رہی ہے۔ مسٹر وسکارٹ، اب اس گروپ کی انچارج میں ہوں۔ ہینی کین بے شک میرا شوہر ہے، لیکن وہ میرے شانوں پر بیٹھ کر سفر کر رہا ہے۔ مجھ سے بات کرو، کیا چاہتے ہو تم؟ ہیلا شیگا کی آواز گونجی اور ڈاکٹر وسکارٹ اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، میڈم، آپ کی عزت بھی میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح ہینی کین کی، اور یقینی طور پر مسٹر ہینی کین اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اوہ، مجھے شرافت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی مجھے شریف آدمی پسند ہیں۔ میں مختلف مزاج کی عورت ہوں۔ سنو، ہر طرح کی بات کرنے سے پہلے اپنے ہتھیار میرے حوالے کر دو۔ میں نہیں سمجھا میڈم۔ سمجھ لو تو بہتر رہے گا، ورنہ کیا فائدہ؟ اصل میں گروپ میں جتنے افراد ہوتے ہیں اتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرو، ان کے تحفظ کا بندوبست کرو۔ میں صرف اپنا گروپ چاہتی ہوں، اور دیکھو میرے آدمی کس قدر مستعد ہیں۔ وہ ہر طرح کے ماحول کو اپنے قبضے میں کرنا جانتے ہیں۔ مسٹر ہینی کین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مت لو نام اس کا بار بار۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ گروپ انچارج میں ہوں تو تم ہینی کین سے بات کیوں کرتے ہو؟ ہیلا شیگا نے کہا۔ ہینی کین بولا، تم ہتھیار ہمارے حوالے کر دو ڈاکٹر وسکارٹ، اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لوں گا اور ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر وسکارٹ منہ ٹیڑھا کر کے بولا، تو پھر مشورہ کر لو، ہم تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہیلا شیگا نے کہا۔ ڈاکٹر وسکارٹ ہڈسن اور میرے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا اور کافی دور جا کر بولا، یہ صورتحال تو بڑی ٹیڑھی ہو گئی۔ ہاں، مگر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں خود پریشان ہوں، ہڈسن نے کہا۔ کیا ہم اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیں، گویا اپنے آپ کو ان کا قیدی بنا لیں؟ ہڈسن بولا۔ تو پھر بتاؤ کیا کیا جائے؟ یہ تدبیر تو الٹی ہو گئی، تم کیا کہتے ہو مائی ڈیئر فرزان؟ ڈاکٹر وسکارٹ نے کہا، خاموشی سے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ہیلا شیگا ایک بڑی عورت ہے، بہت چالاکی سے کام لیا جائے، کیونکہ دوسری صورت خطرناک ہوگی۔ ہم جس طرح ان کے قریب ہیں اس سے ہمیں ان کا مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، خون ریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس عورت کی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے، لیکن دل میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جیسے ہی موقع ملا ہم سب پر وار کریں گے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی ان کے قبضے میں ہے۔
अब हमारा एक ही मिशन होगा, लड़की को उनके कब्जे से निकालें और इसके बाद उन्हें इन्हीं पहाड़ियों में फना कर दें, यह ज़रूरी होगा। डॉक्टर विस्कार्ट ने मेरी सूरत देखी, उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम ठीक कहते हो, तो फिर हथियार उनके हवाले कर दो। हडसन, मैं और डॉक्टर विस्कार्ट इस बात पर मुत्तफिक हो गए और हमने अपने साथियों को हुक्म दिया कि तमाम हथियार निकाल कर एक जगह ढेर कर दिए जाएं। तमाम लोग इस काम में मसरूफ़ हो गए। हेला शिगा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। हैनी कैन भी उसके साथ था। हथियार एक जगह जमा हो गए और फिर सारे हथियार उन लोगों ने अपनी तहवील में ले लिए। इसके बाद हेला शिगा ने कहा, सॉरी डॉक्टर विस्कार्ट, ये मेरी फितरत है कि मैं अपने अलावा किसी पर एतबार नहीं करती, यहाँ तक कि हैनी कैन पर भी नहीं। चुनाचे हम तुम्हारे सामान की तलाशी लेंगे ताकि उसमें कोई हथियार बाकी ना रह गया हो। देख सकती हो मैडम। और इसके बाद हमारे सामान की तलाशी शुरू हो गई। डॉक्टर विस्कार्ट बुरी तरह जलील हो रहा था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि डॉक्टर विस्कार्ट को सही मायनों में कोई मिला है, उसकी तमाम तर साजिशों को ख़त्म करने वाला। वैसे सच्ची बात यह है कि वो अपनी कोशिशों में मार खा गया है, तो मुझे क्या पड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए एक मुकाम था। इन लोगों ने अपनी अलग टीम बना ली थी, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं हर तरह से आका नौशेरवान को इस सिलसिले में मदद फराहम करने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि वो भी इस तरह इन इलाकों में पहुँच जाए। हेला शिगा के आदमी तमाम सामान की तलाशी लेते रहे और सिर्फ चंद एक ऐसे चाकू छुरियों के अलावा उन्हें और कुछ ना हासिल हुआ जो ज़रूरियात में काम आने वाले थे। हेला शिगा ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा और फिर किसी कदर नरम लहजे में बोली, डॉक्टर विस्कार्ट, तुम लोगों का तमाम आतिशी हथियारों को हमारे हवाले कर देना, और वो भी इतने खुलूस के साथ कि तुमने उनमें से कोई चीज़ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल को तुम्हारी तरफ से नरम करता है और ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिस पर एतबार कर लेती हूँ फिर उसे फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होती हैं। शायद अगर तुम कोई चालाकी करने की कोशिश करते तो तुम्हारी हैसियत तो सिर्फ कैदियों के जैसी होती, लेकिन इस खुलूस के जवाब में तुम्हें यह इनाम दिया जा रहा है कि तुम हमारे साथियों की हैसियत इख्तियार कर गए हो, और मैं ये चाहती हूँ कि यह खुलूस हमेशा हमेशा कायम रहे, क्योंकि यही तुम्हारे बेहतर मुफाद में है। अब जहाँ तक रहा बाकी बातों का ताल्लुक, तो हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं तुम उनमें हमारे साथ मुसलसल साथी रहोगे। अगर इस दौरान हमारा राब्ता किसी दूसरे ऐसे गिरोह से पड़ गया या मुकामी कबाइलियों से हमारा मुकाबला हो गया, उस वक्त तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। समझ रहे हो ना तुम? मतलब ये कि तुमने इस ईमानदारी का सबूत देकर अपनी हैसियत मुस्तहकम कर ली है। बाकी जहाँ तक रहा ख़जाने का ताल्लुक, तो जब ख़जाना हमारे सामने आ जाए तो उसके बाद फैसला कर लेंगे कि उस ख़जाने का हिस्सा कैसे हो। असल में मैडम, सच्ची बात यह है कि हम लोग अपने तौर पर भी मजबूत लोग हैं। ख़जाना हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, गो हम उसके ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं, और हम में से कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि ख़जाना उसे ना मिले, लेकिन वो हमारी हद नहीं है। अगर हमें उसका थोड़ा बहुत हिस्सा भी मिल जाएगा तो हम उसे अपनी नवादरात में शामिल कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा हमारा और कोई मतलब नहीं। असल मकसद तो कॉर्नियान के इस इलाके का जायज़ा लेना है जो अभी तक दुनिया की निगाहों से पोशीदा रहा है। ओके ओके, अपने आप को हमारे दरमियान शामिल समझो। चुनाचे सब लोग आपस में घुल मिल गए। बहरहाल कोशिशें तो यही थीं, लेकिन जिस तरह ये कोशिश कारगर हुई थी वो डॉक्टर विस्कार्ट और हडसन के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बाकी दूसरे लोगों की कैफियत का कोई सही अंदाज़ा नहीं हो पाता था। मैं भी आम लोगों ही की मानंद उनके दरमियान शामिल हो गया और फिर ज़रूरियात पूरी की जाने लगी। इरिश और जेनिफर आपस में एक दूसरे से रूठी हुई थीं और उन्हें एक दूसरे की जानिब मुतवज्जा नहीं देखा जाता था। जब शाम हुई और इरिश मेरे पास पहुंच गई, उसने कहा, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। तुम अगर कहो डियर तो मैं डैडी से कहूँ कि यहीं से वापसी का फैसला कर लें, हमें आगे नहीं बढ़ना। न जाने क्यों मुझे मायूब महसूस हो रहा है कि हम वक्त ज़ाया कर रही हैं। बस इससे ज़्यादा एडवेंचर मुझे पसंद नहीं। तुम अपने डैडी से ये बात कह सकती हो इरिश, अगर वो मुनासिब समझें। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं, मैंने जवाब दिया। दिल चाहता है कि हाँ, क्या दिल चाहता है? छोड़ो, जो दिल चाहता है वो मुमकिन नहीं हो सकता। उस वक्त तक जब तक हम शहरी आबादियों में वापस ना जाएं, उसी वक्त डॉक्टर विस्कार्ट की आवाज़ सुनाई दी। वो इरिश को पुकार रहा था। उसने कहा, ये डैडी को क्या हो गया? तुम यहाँ रुको, मैं अभी आ रही हूँ। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई चली गई, लेकिन मेरे लिए काफ़ी दिलचस्पियाँ छोड़ गई। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि अकब से जेनिफर की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरजान, मिस्टर फरजान, और मैं चौंक कर उधर देखने लगा। जेनिफर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। गालिबन वो किसी चट्टान के अकब से हमारी बातें सुन रही थी। मैंने उसे भी इस्तकबालिया निगाहों से देखा। वो मेरे करीब आ गई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी टपक रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर फरजान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मिस जेनिफर, कहिए। मिस्टर फरजान, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ, पूछिए मिस जेनिफर। सच बताएंगे? बिल्कुल। क्या आप इरिश से मोहब्बत करते हैं? उसने सवाल किया। नहीं,
मैंने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। क्या? जी हाँ, आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको सच बताने का फ़ैसला किया, और सच्ची बात यही है कि ऐसी कोई बात मेरे दिल में नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मिस जेनिफर, वही जो आपने पूछा और जो आप सुन रही हैं। लेकिन आप लोगों के दरमियान तो। हाँ, आगे? मेरा मतलब है आप लोग बज़ाहिर तो एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। जो मोहब्बत मैं ईरिश से करता हूँ वो मैं आपसे भी करता हूँ मिस जेनिफर। प्लीज़ मुझे समझाइए, मैं समझी नहीं। मिस जेनिफर, आपने महसूस नहीं किया। असल में मिस ईरिश डॉक्टर विस्कार्ट की बेटी हैं और बहुत पहले से मुझसे मोहब्बत के दावे करती रही हैं। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ इस सिलसिले में। आप मुझे बताइए, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी से ये कहना शुरू कर दे कि वो उसे चाहता है तो दूसरे आदमी को क्या करना चाहिए? वो उससे ये कहे कि वो उसे ना चाहे। आपका मतलब है कि ये वन वे ट्रैफिक है? 100%। मगर ईरिश तो इस तरह आप पर अपना हक जताती है जैसे उसने आपको खरीद लिया हो। बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या मतलब? वो मुझे सैकड़ों पेशकशें कर चुकी है, कहती है कि वो मेरा मुस्तकबिल बना देगी। लेकिन आप खुद बताइए, ऐसी बातों के जवाब में मुझे क्या कहना चाहिए? आप उसे साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? ये क्यों नहीं कह देते आप कि आपको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है? इसलिए कि मुझे जीना है, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? सूरत हाल आप समझ रही हैं। मैं तन्हा हूँ आप लोगों के दरमियान और आप सब यकजा हैं। अगर ईरिश मेरी दुश्मन हो जाए तो डॉक्टर विस्कार्ट मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं उन सबको शूट कर दूंगी। जेनिफर ने दांत पीसते हुए कहा। क्यों? इसलिए कि मैं खुद आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसने कहा। मेरी हंसी निकल गई। वो चौंक कर बोली, आप क्यों हंस रही हैं? नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये वीरान इलाके जहाँ कदम कदम पर जिंदगी मौत की साथी है, ऐसी जगह क्या दिलों में मोहब्बत पैदा हो सकती है? मोहब्बत कोई मुकाम नहीं देखती। शायद आपने अपने दिल में कभी किसी के लिए ऐसे जज्बात नहीं पाए। हाँ, यह हकीकत है। तो फिर मुझे देखिए, मैं क्या कहूँ आपसे? पता नहीं ये कमबख्त दिल किस तरह इंसान के बस से बाहर हो जाता है। इंसान खुद अपने आप को जलील महसूस करने लगता है। भला ये कोई कहने की बातें हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन बस दिल चाहता है और वो देखिए वो आ रही है। मैं उसके सामने आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने भी अपने दिल की बात आपसे कह दी है। आप इस पर गौर कीजिएगा। जेनिफर तेज तेज कदमों से वापस चली गई। ईरिश को उसकी यहाँ मौजूदगी का अंदाज़ा नहीं हो सका। वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई। मैंने डैडी से कहा था कि डैडी, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ से आगे ना बढ़े। लेकिन डैडी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया और बात किसी कदर सच है। खैर कोई मसला नहीं, थोड़ा सा वक्त और सही। मैंने एक ठंडी सांस ली और खामोश हो गया। मामूलात जारी रहे। हैला शिगा के ग्रोह के लोगों को मैं बगौर देख रहा था। बड़े वैशी किस्म के नौजवान थे, लेकिन मुस्ताद और चुस्त व चालाक। मैं उनके बारे में अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर उनके खिलाफ किसी तरह की जंग की जाए तो बड़े ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा। रात को खाने में हडसन और डॉक्टर विस्कार्ट सर जोड़कर बैठ गए। उन लोगों ने मुझे अपने दरमियान मदऊ किया था, वरना मैं हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। उन दोनों के चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार थे। डॉक्टर विस्कार्ट ने कहा, और अब हम ये सोच रहे हैं कि शायद हमसे बड़ी गलती हुई है। इस तरह तो हमने अपने हाथ उनके हाथों में दे दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। हम तुमसे इस मामले में मशवरा करना चाहते हैं फरजान। मैं ये समझता हूँ कि हमें खामोशी के साथ कॉर्नियान तक का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि इस तरह से तो हम बगैर किसी मुश्किल के कॉर्नियान तक पहुँच जाएंगे। सूरत हाल अगर इस दौरान कोई ख़ास रुख बदलती है तो उस वक्त फैसला कर लिया जाए। हो सकता है आका नौशेरवान भी यहाँ पहुँच जाए। ऐसी सूरत में डॉक्टर विस्कार्ट, पता नहीं क्यों उस शख्स से मुझे बड़ी नफरत हो गई है। वो ठीक आदमी नहीं है। तो खैर ठीक है, फिर आप अपने तौर पर सोचें और अमल करें। मैंने एक तजवीज़ पेश की है विस्कार्ट को। तुम बताओ डियर फरजान, तुम इस सिलसिले में क्या मशवरा देती हो? हडसन ने कहा। जी, जैसा कि डॉक्टर विस्कार्ट ने मुझे बताया कि वहाँ का नौशेरवान की रहायशगाह पर वो लड़की तुमसे मानूस हो गई थी और तुम्हारे कुर्ब में ज़्यादा खुशी महसूस करती थी। अगर हम ये बात हैला शिगा को बता दें तो क्या वो लड़की तुम्हारी तहवील में देने के लिए तैयार हो जाएगी? मैंने जो तजवीज़ डॉक्टर विस्कार्ट को पेश की है वो बड़ी दिलचस्प है। क्या हम खुद हैला शिगा को ये बात बताएंगे कि वहाँ लड़की को काबू में रखने वाले तुम थे, और अगर लड़की को तुम्हारे साथ तन्हा छोड़ दिया जाए तो यकीनी तौर पर वो सही रास्तों की रहनुमाई कर सकेगी और उस तरफ जाने की कोशिश करेगी जहाँ उसका कबीला आबाद है। बाकी लोग उसका ताक़ुब करेंगे। मैं हडसन की बात पर चौंक पड़ा। तजवीज़ मजमूई तौर पर बहुत शानदार थी और इस बात के इम्कानात थे कि लड़की इस तरह उन लोगों की रहनुमाई कॉर्नियान तक कर सके। वाकई हडसन के जहन ने बेहतरीन फ़ैसला किया था। हडसन कहने लगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि सूरत हाल क्या पेश आती है। पहली बात तो ये कि लड़की कॉर्नियान तक रहनुमाई करेगी और अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो उसे कंट्रोल करके
हमें वहाँ तक ले जाओगे और उसके बाद जब लड़की अपने कबीले में पहुँच जाएगी तो भला हैला शीगा की क्या मजाल कि हम लोगों पर सबकत ले जाए। तुम्हारे ज़रिए हमें पूरे कबीले की मदद हासिल होगी। वाह, क्या उम्दा तजवीज़ है जो खुद ब खुद बनती चली गई है। शर्त तो यही है ना कि हैला शीगा इसके लिए तैयार हो जाए। हाँ, हम इस सिलसिले में कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यह बात उसके कानों तक पहुँचा दी जाए। अगर तुम लोगों की राय हो तो मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। आखिरी फैसला मिस्टर फरजान करेंगे। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, मैंने जवाब दिया और इसके बाद हम लोग इस फैसले पर मुत्तफिक हो गए। फिर दूसरी सुबह दोबारा सफ़र का आगाज़ कर दिया गया। हमने अपने इस नए मंसूबे के तहत हैला शीगा के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ताउन शुरू कर दिया। सामान बार कर लिया गया। खैमे उखाड़ने में हमने लोगों की भरपूर मदद की और इस तरह ताउन का इजहार किया कि हैला शीगा खुद मुतासिर नजर आने लगी। वैसे मैं इस औरत का तज्जिया कर रहा था। बहुत ही खूंखार औरत थी और उसकी फितरत में दरिंदगी पाई जाती थी। बाकी तमाम मामलात अपनी जगह अलग थे। वो लोग ज़िंदगी को हर जगह ज़िंदगी के अंदाज में देखने के आदी थे। उनके यहाँ बड़ी आज़ादी महसूस कर रहा था। खुद हैला शीगा भी औबाश फितरत की औरत थी। और हैनी कैन के बारे में इस मुख्तसर वक्त में मैंने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया कि हैनी कैन ने सिर्फ अपना एक गिरोह मजबूत करने के लिए हैला शीगा से ताउन किया है, वरना वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुस्तरिब नहीं है और मसनूई तरीके से उसके अहकामात की पैरवी और उससे मोहब्बत का इजहार करता है। फिर मुसलसल 3 दिन तक सफ़र जारी रहा और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती रही कि हैला शीगा हम लोगों के बारे में क्या सोचती है, लेकिन हमारे रवैये ने हैला शीगा और हैनी कैन को बहुत ज़्यादा मुतमईन कर दिया और अब वो हमारे साथ किसी कदर मेहरबानी का सलूक करने लगे। यहाँ तक कि वो लम्हे आ गए जब डॉक्टर विस्कार्ट ने हैला शीगा और हैनी कैन के सामने अपना मंसूबा पेश कर दिया। मैं और हडसन भी साथ थे। उस वक्त हम लोग सर्द मौसम की वजह से दरमियान में आग जलाए बैठे चाय के मग हाथ में लिए गर्म चाय के छोटे छोटे घोंट ले रहे थे। डॉक्टर विस्कार्ट ने हैनी कैन को मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर हैनी कैन, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि जिन रास्तों पर हम सफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं? हाँ, हमारे पास एक मौसर नक्शा मौजूद है जो हमने बड़ी मेहनत से तैयार कराया है और इस सिलसिले में हमारी मुआवनत कुछ मुकामी लोगों ने भी की है जो कि कॉर्नियान के इलाके से पूरी तरह वाकिफ़ थे और हमें उनकी रहनुमाई पर इत्मीनान है। मगर तुमने ये सवाल क्यों किया डॉक्टर विस्कार्ट? क्या तुम्हें किसी किस्म का शुबा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नक्शा हमने अपने जहनों में महफूज किया था हम उनके मुताबिक बेहतर तरीके से सफ़र कर रहे हैं और शायद अब हमारा कॉर्नियान से ज़्यादा फासला नहीं रह गया। मेरा भी यही ख्याल है। क्या इस सिलसिले में तुम्हारे जहन में कोई और तजवीज़ है डॉक्टर विस्कार्ट? अगर ऐसी कोई बात है तो बिला तकल्लुफ़ खुलकर कह देना। हम तुम्हें अपने अच्छे दोस्तों में शामिल कर चुके हैं और यकीनी तौर पर हमारे दरमियान ये ताउन हमारी कामयाबी की ज़मानत है। मैडम हैला भी इस सिलसिले में तुम पर एतमाद का इजहार करती हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मैं मैडम हैला शीगा को अपने एतमाद का एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, डॉक्टर विस्कार्ट ने कहा। एतमाद का तोहफ़ा? हैनी कैन ने डॉक्टर विस्कार्ट को बगौर देखते हुए सवाल किया। हाँ, और वो भी इस शक्ल में कि अगर वो तोहफ़ा आपके लिए काबिल कबूल हो। क्या कहना चाहते हो डॉक्टर विस्कार्ट? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो, हैनी ने कहा। आका नौशेरवान जब लड़की को अपनी तहवील में लिए हुए था तो उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उस लड़की को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। लड़की एक वहशत ज़दा हिरनी की मानंद थी जो हर लम्हे मुज़तरिब रहती और फ़रार हो जाना चाहती। इसके लिए उस पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वो इस तशद्दुद पर काबू नहीं आई। तब एक शख्स ने यह बेड़ा उठाया कि वो उसे काबू में करेगा और उसने निहायत जहानत के साथ उस लड़की को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ ही उसे करार मिला। वो शख्स उस लड़की को पूरी तरह संभाले हुए था और आका नौशेरवान ने निहायत इत्मीनान के साथ इस सफ़र का आगाज़ एक ख़ास मंसूबे के तहत किया। क्या मंसूबा था? हैला शीगा ने सवाल किया। मंसूबा ये था कि उस कंट्रोल के ज़रिए लड़की को संभाले हुए कॉर्नियान के उस इलाके तक पहुँचें जहाँ पहुँचने के बाद सही जगह का तयन तकरीबन नामुमकिन हो जाता है और सिर्फ अंदाजे की बिना पर यह तलाश की जा सकती है। हाँ, ये बात तो हमारे इल्म में भी है और मैं शीगा को ये बात बता चुका हूँ, हैनी कैन ने कहा। जो मंसूबा बनाया गया था वो निहायत मौसर था। ये तय किया गया था कि वहाँ पहुँचने के बाद लड़की को उसके कंट्रोल के साथ तनहा छोड़ दिया जाएगा और जाहिर है अपने इलाके में पहुँचने के बाद लड़की अपने कबीले का ही रुख करेगी और बकिया लोग उसका ताक़ुब करेंगे। न सिर्फ ताक़ुब करेंगे बल्कि उस कंट्रोलर से उनका राब्ता भी रहेगा और उसी के ज़रिए वो उस कबीले में अपने लिए मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन आका नौशेरवान का मंसूबा रास्ते में फ़ेल हो गया। वो अपने आप को इस सिलसिले में सबसे आगे की चीज़ समझने लगा था। मगर वो कंट्रोलर कहाँ गया? हैनी कैन ने बेसब्री से पूछा।
क्या वो आका नौशेरवान के साथ ही रह गया? वो आका नौशेरवान के साथ ही था और आका नौशेरवान ने उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद कर दी थी। फितरतन वो एक शरीफ आदमी था और जो लोग उस पर अनायत कर रहे थे वो उनसे ताउन करना चाहता था। क्या ही शानदार मंसूबा है। काश वह शख्स पहले से हमारे इल्म में होता, हम उसे हासिल करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तक कर देते। मैंने अभी एक तोहफे की बात की थी, माय डियर हैनिकैन, डॉक्टर विस्कॉट ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो शख्स किसी तरह हमें हासिल हो सकता है? हाँ, वो शख्स आपको बतौर तोहफा दिया जा सकता है। क्या वो तुम्हारे साथ है, डॉक्टर विस्कॉट? हेला शीगा ने भी दिलचस्पी से पूछा। हाँ, वो हमारे साथ है। और तुम कहते हो कि लड़की उसे मानूस है? इसका फैसला बआसानी हो सकता है, मगर वो कौन है, कहाँ है? हैनिकैन ने पूछा और फिर उसकी निगाहें मुझ पर पड़ी। फिर वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, क्या ये? ओह माय गॉड, अगर तुम सच कहते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। वाकई अगर ये शख्स हमसे ताउन पर आमादा हो जाए तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा साबित हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं इसका यकीन किस तरह करूं? हेला शीगा ने कहा। लड़की आपके पास है, आप इसका तज्जिया कर सकती हैं। डॉक्टर विस्कॉट के अल्फाज ने उन सब पर सन्नाटा तारी कर दिया। हेला शीगा कुछ देर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, क्या डॉक्टर विस्कॉट सच कहता है? जी मैडम हेला शीगा, ये एक हकीकत है। असल में उस लड़की के साथ आका नौशेरवान के यहाँ सख्त ज्यादती होती थी। आका नौशेरवान ने जिस शख्स को उसकी निगरानी पर मुकर्रर किया वो एक वैशी सिफ्त इंसान था और चूंकि सही सूरत-ए-हाल से आगाह नहीं था, इसलिए ये समझता था कि तशद्दुद के जरिए ही लड़की को काबू में रखा जा सकता है। एक बार नावाकफियत की बुनियाद पर मैंने लड़की को उसके चुंगल से बचाया और फिर उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव किया तो मैंने महसूस किया कि लड़की की वहशत में कुछ कमी आ गई है। और उसके बाद मैडम, उसके बाद ओह गुड, वेरी गुड। बात असल में ये नहीं है कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी से तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो गई, बल्कि तुम इस कदर पुरकशिश नौजवान हो कि किसी लड़की का तुमसे मुतासिर होना एक फितरी सी बात है। लेकिन अगर ये बात गलत साबित हुई तो ये समझ लेना कि तुम मेरे अताब का शिकार हो जाओगे। नहीं मैडम, ये बात तो डॉक्टर विस्कॉट ने आखिरी तौर पर कही है कि हैनिकैन और हेला शीगा मैडम का ताउन हासिल करने के लिए उनके साथ किसी भी जगह गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम और कुछ ना सही तो उस खजाने के हसूल के बाद हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। मैडम की मेहरबानी से हम यही उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, और तुम्हें तो खास तौर पर नवाजा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तज्जिया करना होगा। क्या ख्याल है हैनिकैन? क्या अभी हम ये तज्जिया कर डालें? दिल तो यही चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन बेहतर है कि इसके लिए दिन की रोशनी मुंतखब की जाए ताकि कोई और मुश्किल दरपेश ना आए। ठीक है। और इसके बाद हम उनके जहनों में सनसनी छोड़कर अपने कैंप में वापस आ गए। हडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उम्मीद बन गई है कि सूरत हाल में कोई यकीनी बेहतरी पैदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि हमारी ये काविश हमारी महरूमिया का बदल साबित होगी। डॉक्टर विस्कॉट एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। वो लोग अपने तौर पर सोच रहे होंगे, लेकिन रात को अपने खैमे में आराम करते हुए मेरे जहन में अलग खलबली मची हुई थी। अब ये तो पता नहीं था कि आका नौशेरवान का क्या हुआ, लेकिन जब ये दिलचस्प सूरत हाल पेश आ ही गई थी तो मैं ये सोच रहा था, अगर वो लोग मुझे यहाँ मिल जाएं तो इससे उम्दा बात और कोई नहीं हो सकती। लड़की एक बार फिर मेरे कब्जे में आने वाली थी। आका नौशेरवान जो नुकसान कर बैठा था, मैं उसका नुकसान पूरा कर सकता था। ये एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक कोशिश होती और मैं बजाते खुद इससे दिलचस्पी ना रखने के बावजूद ज़ाती तौर पर आका नौशेरवान के लिए कुछ करने पर आमादा हो गया। ज़िंदगी में अगर ये हंगामा रंगियाँ ख़त्म हो जाएं तो ज़िंदगी की रफ्तार ही सुस्त हो जाए। बस इस ख्याल ने मुझे ये सोचने पर आमादा कर दिया और मैं इस सिलसिले में मनसूबाबंदी करने लगा। चालाक से चालाक इंसान कहीं ना कहीं बुरी तरह फंस जाता है। हेला शीगा के बारे में भी मुझे ये अंदाज़ा हो चुका था कि इंतहाई खतरनाक औरत है, और ये अंदाज़ा भी मुझे बखूबी था कि हथियार कब्जे में कर लेने के बाद डॉक्टर विस्कॉट हैनिकैन का मुकाबला कभी ना कर सकेगा, और अगर कामयाबी हासिल हो भी जाए तो वो उसी के रहमो करम पर रहेगा। लेकिन ये उन लोगों का ज़ाती मामला था। मैं सिर्फ इस ख्याल में डूबा हुआ था कि अगर इन सारी काविशों के बावजूद आका नौशेरवान इन इलाकों में नज़र नहीं आया तो मेरी ये मेहनत बेकार जाएगी। मुझे ना तो उस लड़की में दिलचस्पी थी, ना कॉर्नियान के उन कबाइल से, और ना ही उस खजाने से। ऐसे मामलात में दुनिया से बेजारी का एक एहसास होता था। शायद ये दिल में छुपी हुई मायूसियाँ थीं जो अगर कभी उभर आती थी तो दुनिया बिल्कुल बेरंग लगने लगती। गर्ज ये कि रात जिस तरह भी गुजर सकती थी गुजर गई। सुबह को मुझे खास तौर पर जगा दिया गया। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। जगाने वाला डॉक्टर विस्कॉट था। उसने कहा, हेला शीगा सख्त मुस्तरिब है और वो हमारे दावे की सच्चाई जानना चाहती है। 2 दफ़ा उसका बुलावा आ चुका है। मेरा ख्याल है उठ जाओ। मैंने बिस्तर छोड़ दिया, मुंह हाथ वगैरह धोकर हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद खैमे से बाहर निकल गया।
हैला शीगा और हैनी कैन मेरा इंतजार कर रहे थे। दौरान सफ़र लड़की को इस तरह छुपा कर रखा गया था कि अभी तक मैं एक बार भी उसकी झलक नहीं देख सका था। अलबत्ता मुझे ये मालूम हो गया कि वो उस बंद गाड़ी में है जो यकीनी तौर पर हैला शीगा ने सफ़र में उसके लिए मखसूस की है। हैनी कैन और हैला शीगा बहुत मुस्तरिब नजर आ रहे थे। उसने कहा, तो फिर बताओ डॉक्टर विस्कार्ट, इस सिलसिले में हम क्या करें? लड़की को किसी भी तरह इसके सामने लाया जाए, अंदाज़ा हो जाएगा। ओह हाँ, ये बेहतर है, तुम लोग भी आओ। हैला शीगा ने मुझे इशारा करके कहा। मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। खैमे लगे हुए थे और जिस खैमे के गिर्द मुसल्लह अफराद मौजूद थे, मुझे अंदाज़ा हो गया कि वही लड़की का खैमा है, लेकिन उन्होंने तरीक़ाकार मुख्तलिफ रखा था। मुझे खैमे में ले जाने की बजाय उनमें से एक आदमी लड़की को ही बाहर ले आया। काफ़ी अरसे के बाद मैंने उसे देखा और एक निगाह में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह सख्त बेचैन और मुज़तरिब है। उसकी सेहत भी पहले की निस्बत कुछ ख़राब नज़र आ रही थी। ये एक दिलचस्प बात थी कि जब से मैंने उसका चार्ज संभाला था, आका नौशेरवान की हवेली में लड़की की सेहत बेहतर हो गई थी और उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा। लेकिन अब वो उसी तरह मुज़तरिब थी जैसे पहले। वो खैमे से बाहर आई और भटकी हुई निगाहों से इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों में वीरानी थी। तब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने पहुंचा और उसने एक निगाह मुझ पर डाली और अचानक से उसके बदन में जैसे बर्क सी भर गई। वह तेज़ी से मेरी जानिब दौड़ी और मुझसे इस तरह लिपट गई जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। उसने सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखा और अपने बाजू मेरे वजूद में पेवस्त कर दिए। एक अजीब सी कैफियत का एहसास मुझे एक लम्हे में हुआ। वो नौखेज़ थी, नौउम्र थी, लेकिन जवानी की वो तमाम आरास्तगी उसे हासिल हो चुकी थी जो एक लड़की को दिलकश बनाती है। मेरा वजूद एक लम्हे के लिए काम कर रह गया। उसका चेहरा बेशक्ल बेतासुर था, लेकिन उसका लिपटने का अंदाज यही बताता था कि जैसे उसे कोई अपना नजर आ गया हो। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी और उसने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। हैला शीगा और हनी कैन के होंठों पर मुस्कुराहट थी। डॉक्टर विस्कार्ट और हडसन भी मुतासिर निगाहों से मंजर देख रहे थे। मैंने लड़की के शाने पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा, उसे थपथपाया। उसने चेहरा उठाकर मेरी सूरत देखी और फिर अपने आप को मुझ में छुपा लिया। मैंने डॉक्टर विस्कार्ट से कहा, डॉक्टर विस्कार्ट, अगर इजाज़त हो तो मैं इसे खैमे में ले जाऊं। इसे यह बताना ज़रूरी है कि अब मैं इसके साथ ही रहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसे उस खैमे में ले जाओ, या अगर ये उस खैमे से खौफजदा हो तो तुम इसे अपने कैंप में ले जाओ। तुम्हारा दावा बिल्कुल सच है। मैं महसूस कर रही हूँ कि अब इसका इज़्तिराब कम हो गया है। ठीक है, तुम इसे ले जाओ अपने खैमे में। मैंने गर्दन हिलाई। यह ज़्यादा बेहतर था। अगर उसे वापस उसके खैमे में पहुंचा दिया जाता तो वह मुस्तरिब हो सकती थी। चुनाचे मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने खैमे की जानिब ले जाना शुरू कर दिया। वो सहमी हुई निगाहों से चारों तरफ देखती और फिर मुझसे लिपट जाती। इस तरह मैं उसे लिए हुए अपने खैमे की तरफ आया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल देखी। मिस इरिश अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। मेरे दिल में कहकहे मचलने लगे, लेकिन बहरहाल मैं अपने खैमे में दाखिल हो गया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने लड़की को पुरसुकून करने की कोशिश शुरू कर दी। वह जुबान से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका चेहरा तस्वीर हैरत बना हुआ था। वो अपनी मजलूमियत की दास्तान सुना रही थी और मैं उसे पुचकार रहा था। लड़की बुरी तरह मुझसे मानूस थी और इस तरह का इजहार कर रही थी जैसे मुझसे बिछड़कर उसने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा हो। फिर मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे के सामने किया और ये बताना चाहा कि अब वह मुज़तरिब ना रहे। तो अचानक ही उसने अपने होंठ आगे बढ़ाकर मेरे रुखसार पर रख दिए और इसके बाद मैंने उसके चेहरे पर जो रंग देखे उन्हें देखकर मेरी आंखें बंद हो गईं और मेरे दिल ने आवाज़ लगाई, धत तेरे की। यहाँ भी यह सिलसिला चल पड़ा। लड़की के चेहरे की ताजगी और उस पर बरसने वाला रंग ये बताता था कि फितरत इंसानी यहाँ भी जाग उठी है और कुदरत के बनाए हुए कानून का आगाज़ हो गया है। क्या अजीब बात है, अब इस पर क्या तबसरा करूं। फिर मैंने लड़की की नाज़बरदारियां शुरू कर दी। उसका चेहरा अपने हाथ से धुलाया। डॉक्टर विस्कार्ट से लिबास तलब किया और पुरलुत्फ बात यह हुई कि जेनिफर का लिबास उस लड़की के बदन पर बिल्कुल दुरुस्त रहा। अब यह अलग बात है कि उसे लिबास पहनाने में भी मैंने ही मदद की। आका नौशेरवान की रिहाइशगाह पर जो मुलाजमा लड़की का लिबास वगैरह तब्दील करने के लिए मखसूस की गई थी, जाहिर है वो यहाँ मौजूद नहीं थी। लड़की ने बड़ी मासूमियत से मेरी तमाम हदायत पर अमल किया, लेकिन मैंने अखलाकी कदरों को जहन में रखा। सारी बातें अपनी जगह, अपनी फितरत को संभालना मेरे बस में होता है। लेकिन लिबास पहनने के बाद लड़की जो कुछ लगने लगी, मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सोचा कि जेनिफर और इरिश जल भुनकर कबाब हो जाएंगी और यकीनी तौर पर अब एक नए खेल का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन मेरे अपने जहन में जो नया खेल मौजूद था, उसकी हवा भी उनमें से किसी को नहीं लग सकती थी। लड़की अपनी फितरत का इजहार कर रही थी। मैंने शुरू ही में उस पर एतमाद कायम कर लिया। फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। लड़की को उन लोगों ने देखा तो शशदर रह गई। हैला शीगा भी दांतों में उंगलियां दबाकर रह गई। मेरे करीब आई और बोली, ये तुमने इसे क्या बना दिया? सॉरी मैडम, कोई गलती हो गई, मैंने कहा और हैला शीगा मुस्कुराने लगी। फिर वो बोली, इसे लिबास किसने पहनाया? मैंने मैडम। ओह, इसका मतलब है कि बात बहुत दूर तक जाती है।
हैला शीगा ने कहकहा लगाया और बोली, खैर कोई बात नहीं, इंसानी फितरत है, और वैसे भी मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम एक दिलकश नौजवान हो, ऐसे कि किसी भी वक्त किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, शायद मेरी भी। मेरा जहन भग से उड़ गया। मैडम हैला शीगा ने जो धमकी दी थी वो बेहद खौफनाक थी, और मुझे अपनी काम की रफ्तार तेज करनी थी ताकि कभी मैडम हैला शीगा की नीयत खराब हो तो उनकी नीयत से मैं महफूज रहूं। बहरहाल एक खुशगवार तब्दीली महसूस की जा रही थी। डॉक्टर विस्कार्ट और हडसन भी खुश थे और उन्होंने इस बात का मुझसे इजहार किया, तुम वाकई मास्टर ऑफ सिचुएशन हो, किसी न किसी तरह माहौल पर कब्जा जमा ही लेते हो, लेकिन तुमने अपने शानों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल की है उसे निभाना अब तुम्हारा फर्ज है। इस मनहूस औरत से आसानी से छुटकारा हासिल नहीं हो सकता, और हम ये बात अच्छी तरह महसूस करते हैं कि आगे चलकर हमें किन हालात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, हमारा ख्याल रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों के खदशात बिल्कुल दुरुस्त थे। हैनी कैन और हैला शीगा इस वक्त सब पर हावी थे, हथियार उनके कब्जे में थे और बाकी माहौल भी उनकी मुट्ठी में। मैंने हैला शीगा की जानिब कुछ ज़्यादा ही रगबत की और इसके बाद की हदायत उसी से लेने लगा, जिस पर डॉक्टर विस्कार्ट ने मुझसे कहा भी था, फरजान उस औरत के बहुत ज़्यादा करीब नजर आ रही हो, ये जानने के बावजूद कि वो इंतहाई खतरनाक औरत है। मैंने किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में डॉक्टर विस्कार्ट को देखा और कहा, तो आपका क्या ख्याल है डॉक्टर, अगर ये मुनासिब नहीं है तो आप मुझे हदायत दीजिए। डॉक्टर विस्कार्ट ने मेरे लहजे की नाखुशगवार कैफियत को महसूस करते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, असल में मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में खदशात हैं डॉक्टर विस्कार्ट कि मैं कहीं हैला शीगा का दस्ते रास्ता ना बन जाऊँ। अरे नहीं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, माफ़ करना, असल में मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई भी तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ख़जाना तो फिर भी एक वहम है, मैं तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना पेश कर चुका हूँ। आप बराह करम अपने आप को मुतमईन रखिए, आपको इस तरह की किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा डॉक्टर। मैं जानता हूँ मेरे बेटे, मैं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जहरीले अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग दूसरों के साथ दगाबाजी कर देते हैं और अपने साथ होने वाली दगाबाजी के मुंतज़िर रहते हैं। बहरहाल मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उधर हैला शीगा वाकई मेरे बहुत करीब आ रही थी, अक्सर मेरे पास आ जाती और मुझे मशवरे देने लगती। सफ़र आगे शुरू हो गया और मुनासिब रफ्तार से जारी था। दौरान सफ़र उसने मुझसे कहा, जब हम लोग किसी जगह कैंप लगाया करें तो तुम लड़की को साथ लेकर घूमने फिरने निकला करो। तुम्हें उसके रुझान का पता लगाना है, ये अंदाज़ा लगाना है कि किसी भी इलाके को देखकर वो चौंकी तो नहीं है, और अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आए और वह तुम्हें किसी तरफ ले जाने की कोशिश करे तो उसका साथ देना, लेकिन एक मखसूस हद तक। वही रास्ता हमारी मंजिल की जानिब जाने वाला रास्ता होगा। तुम्हें इंतहाई एहतियात के साथ ये काम सार अंजाम देना है। आप मुझे इसकी हदायत कर चुकी हैं मैडम, मैं इन हदायत की पाबंदी करूँगा। फिर एक क़याम के दौरान मैंने हैला शीगा की हदायत पर अमल किया। लड़की तो मुझसे मानूस थी ही। हैला शीगा ने डॉक्टर विस्कार्ट और हडसन को हदायत कर दी थी कि अपनी लड़कियों को रोके और मेरे करीब न आने दें। मुझे ज़्यादातर उस लड़की के साथ रहना चाहिए। चुनाचे इरिश और जेनिफर काफ़ी वक्त से मेरे करीब नहीं आई थी। अलबत्ता मैं दूर से उनकी निगाहों को देखता, दोनों झुलस रही थीं। डॉक्टर विस्कार्ट ने भी शायद अपनी बेटी को समझाया था और कहा था कि इस वक्त मेरे काम में मुदाखलत करना हैला शीगा को गुस्से की दावत देना है, और वो खतरनाक औरत किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाचे उन दोनों को सब्र करना पड़ा। गालिबन डॉक्टर विस्कार्ट ने इरिश को समझा दिया था कि उसकी मलकियत आर्जी तौर पर किसी दूसरे के कब्जे में है और बहरहाल वो उसी को मिलेगी। वो दिल ही दिल में उन लोगों पर हंसता था। हैला शीगा ने उस रात क़याम के दौरान मुझे अपने पास बुलाया। उस वक्त लड़की खेमे में ही थी जिससे मेरा और उसका साथ हुआ था। वो बहुत ज़्यादा मुतमईन नजर आने लगी। हैला शीगा ने मुझे अपने सामने बिठाते हुए कहा, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ फरजान। जी मैडम, सच बोलोगे ना? मैडम, आपकी शख्सियत ने मुझे भी इतना मुतासिर किया है कि मैं आपसे सच बोलता हूँ। तुम्हारा मकसद क्या है? दौलत और सिर्फ दौलत? जाहिर है मैडम, मैं एक दरमियाने दर्जे का आदमी हूँ। आकन और शेरवान ने मुझे अपने साथ मुलाजिम की हैसियत से रखा, और जब बाद में इस मुहिम का मंसूबा बनाया गया था तो उन्होंने मुझे एक माकूल दौलत की पेशकश की। बस उसकी ख्वाहिश मेरे दिल में है। वह ख्वाहिश तुम्हारा हक है, और इन लोगों को कुछ मिले या ना मिले, मगर तुम्हारी काविशों के सिलसिले में मैं तुम्हें इतना सिला दूंगी कि तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। जी मैडम, बेहद शुक्रिया। बस तुम अब इसे लेकर घूमने का प्रोग्राम तरतीब दे लो। ये अंदाज़ा लगाओ कि वो किसी तरफ मुतवज्जा होती है या नहीं। ठीक है मैडम। मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। लड़की को लेकर मैं कैंप से काफ़ी दूर निकल आया, लेकिन मैंने अच्छी तरह महसूस कर लिया था कि हैला शीगा के आदमी दूर दूर रहकर मेरी निगरानी करते हैं। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैं वापस पलट पड़ा और कैंप पहुंच गया, लेकिन मेरे इस मामले में किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की। फिर यह सिलसिला जारी हो गया। लड़की को लेकर मैं बहुत दूर दूर तक निकल जाता और मेरी निगरानी होती,
लेकिन मैंने महसूस किया था कि आहिस्ता आहिस्ता ये निगरानी कम होती जा रही थी। मैं वापस आ जाता था। अभी तक लड़की के अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई थी जो इस बात का इजहार करती कि हम कॉर्नियान के उन कबाइल के करीब हैं जिनका ताल्लुक लड़की से है। वैसे इस दौरान मेरी निगाहें आका नौशेरवान को भी तलाश करती रही थीं, लेकिन आका नौशेरवान ने तो सबसे ज़्यादा घटिया होने का सबूत दिया। वह दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, जबकि बाकी पार्टियां यहाँ पहुँच गई थीं और उनके अंदाजे मेरे इल्म में आते रहते कि अब वो कॉर्नियान से ज़्यादा फासले पर नहीं हैं। मेरी निगाहें हर वक्त हर जगह उनकी तलाश में भटकती रहती थीं जहाँ मैं अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकूं। मैं लड़की के साथ उन लोगों से अलग हो जाना चाहता था, उन सबको इस तरह छोड़कर, लेकिन ये जानता था कि किस कदर ख़तरनाक कदम होगा ये, और मुझे इस सिलसिले में किस कदर मेहनत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला तो मैं बहुत पहले ही कर चुका था। फिर मुझे मेरी मंजिल नज़र आ गई, ऐसी जगह जहाँ मैं अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकता था। पूरा दिन सफ़र के बाद उस शाम जहाँ कैंप किया गया वहाँ बदसूरत पहाड़ियों का एक अजीम सिलसिला फैला हुआ था। ये पहाड़ियाँ इंतहाई बदनुमा और हैबतनाक थीं। जगह जगह गार नजर आ रहे थे। कद्दे आदम झाड़ियों की बहुतात थी और उनके दरमियान कीड़े मकोड़े गर्दिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चूंकि हर तरफ ही यह सिलसिला फैला हुआ था, इसलिए किसी और मुनासिब जगह की तलाश नहीं की जा सकती थी। हेला शिगा और उसके साथियों ने किसी कदर बेहतर जगह देखकर वहाँ खैमे लगा दिए और जगह जगह आग रोशन कर दी गई ताकि कीड़े मकोड़े उन खैमों के दरमियान से भाग जाएं। वो लोग खुद भी यहाँ ज़्यादा देर क्याम नहीं करना चाहते थे और कोई फैलाव नहीं रखा गया। लेकिन खैमा जनी के दौरान ही मैंने उन पहाड़ियों में मौजूद गारों को देखा। इसमें कोई शक नहीं कि ये गार इंतहाई खौफनाक साबित हो सकते थे। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो हमने देख ही लिए थे, लेकिन हो सकता है गारों में सांप भी हों। मगर मुझे इससे बेहतर जगह नज़र नहीं आई और मेरे मंसूबे की तकमील जिस तरह यहाँ हो सकती थी कहीं और मुश्किल थी। चुनाचे मैंने गहरी निगाहों से उन गारों का जायज़ा लिया, फिर एक गार मुंतखब कर लिया। आम लोगों को यह गार नज़र नहीं आ सकता था क्योंकि इसके धाने पर लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई थीं, लेकिन उस वक्त उसका जायज़ा लेना मुनासिब नहीं था कि दूसरों को कोई शुबा ना हो। मैंने इधर उधर का अंदाज़ा लगाने के बाद कि किसी की निगाहें मुझ पर हैं या नहीं, उस गार के धाने की झाड़ियाँ उठाईं और उसके बाद अंदर दाखिल हो गया। एहतियात के तौर पर मैंने रोशनी के लिए एक छोटा सा लैंप ले लिया। अगर उस वक्त कोई मुझे उस गार में देख भी लेता तो मेरे लिए खतरा नहीं था, क्योंकि किसी को मेरी नीयत का कोई अंदाज़ा नहीं था। झाड़ियाँ सख्त और कांटेदार थी, लेकिन बहरहाल उनसे अंदर दाखिल होना इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ जितना कि मैं सोच रहा था। गार का धाना उन झाड़ियों ने पूरी तरह छुपा रखा था। बस मुझे अचानक ये एहसास हुआ था कि यहाँ झाड़ियों के अकब में कोई गार है। बड़े मोहतात अंदाज में रोशनी करके उस गार में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। गार अंदर से काफ़ी कुशादा था। उसकी छत में एक सुराख भी था जिससे हवा के झोंके अंदर आ रहे थे, और हैरानी की बात यह थी कि बाहर के मंजर के बरक्स गार बिल्कुल साफ सुथरा था। उसकी दीवारें सख्त पत्थर की बनी हुई थीं और उनमें कोई रखना नहीं था। अगर रखना होता तो कीड़े मकोड़ों का खदशा भी होता। मैं समझ नहीं सका कि यह गार इस कदर साफ सुथरा क्यों है, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के बाद यह एहसास होता था कि बाहर मौजूद सख्त और मजबूत झाड़ियाँ कूड़े को अंदर आने से रोक लेती हैं और हशरातुल अर्ज इन कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पसंद नहीं करते, इसलिए गार इस कदर साफ सुथरा है। लेकिन मेरे लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। चुनाचे कुछ लम्हों के बाद मेरा मंसूबा पक रहा था और मैं उस पर अमल करने का आखिरी फैसला कर चुका था। मैंने उन लोगों को अपने अपने कामों में मसरूफ़ देखा। लड़की उस जगह मौजूद थी जहाँ उसे रखा जाता था। सिर्फ मुझे ये आज़ादी हासिल थी कि उसके साथ किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे कहीं भी आ जा सकूं। बाकी वो लोग उस पर पूरी निगाह रखते थे। मैं खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने लड़की के 2 लिबास निकाले और उन्हें एक जगह पैक कर लिया। कुछ और ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक मुझसे और लड़की से ही जाहिर हो मैंने अपने साथ ले ली थी, और इसके बाद मैं उन चीज़ों को लिए हुए उन बदनुमा पहाड़ों के एक मखसूस हिस्से की जानिब चल पड़ा। मैंने माहौल का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था। एक बुलंदी पर पहुंचकर मैंने ये लिबास और चीज़ें एहतियात से एक बंडल की शक्ल में तैयार की और फिर बदन की पूरी कुव्वत से उन्हें एक तरफ उछाल दिया। वो बहुत दूर जा गिरी थी। मैंने एक बाकायदा मंसूबा बनाया था और उसके तहत ये काम कर रहा था। वहाँ से वापस पलटने के बाद मैंने इंतहाई मोहतात अंदाज में डॉक्टर विस्कार्ड के कैंप में जाकर खाने पीने की ऐसी अशिया का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया जो हमारे काम आ सकती थी।